जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को आवाज आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। अच्छा, जैसा कि आप लोग माशाल्लाह आईसीटी के बारे में बहुत सारे लोग ऑलरेडी भी जानते होंगे, आईसीटी के प्रोफाइल के बारे में भी आपको आइडिया होगा। मैं आपके बस पहले ही मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करवाया, लिहाजा मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं 2-4 मिनट के अंदर बस आपको ओपनिंग जो रिमार्क्स हैं आईसीटी के हवाले से वो मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद जो है वो सेशन को नसीर साहब ही प्रोसीड करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने कुरान पाक की एक आयत करीमा है। क्या स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? अच्छा जी, जैसा कि आपके सामने कुरान पाक की एक आयत करीमा है जिसका मफहूम है, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर हमारे लिए जो एक कोशिश का पहलू जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए दिया हुआ है, हमें उसको समझने की जरूरत है। अगर आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में आप अपनी एनर्जीज यूटिलाइज करेंगे तो अल्लाह ताला उसके समरात आपको जरूर देंगे। और ये आपका पॉजिटिव इंटेंट, आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी एफर्ट है, ये आपकी किसी भी आपका जो मकसद है, और वो भी डेफिनेटली वही हो जिससे अल्लाह ताला ने मना नहीं फरमाया हुआ, आप उस तरफ लगाएंगे तो अल्लाह ताला उसका रिवार्ड आपको जरूर देंगे। ये आपकी एफर्ट जो है वो आपकी हसूल रिस्क के लिए भी हो सकती है, हसूल इल्म के लिए भी हो सकती है, और बामी तल्लुकात और बाकी मामलात को सुधारने के हवाले से भी हो सकती है। नसीर भाई नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। और जी ये जी। कोशिश आपकी मुसलसल जो है वो चलती रहनी चाहिए। ये कोशिश का जो सिलसिला अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है कि जब हम ये खत्म कर देंगे तो आप देखिए हम मोनोटनस का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। तो लाइफ भी इसी चीज का नाम है कि आप, अगर आपने कुछ मकसद, कोई एम है, आपने उसको अचीव करना है तो यू शुड कीप ट्राइंग। बिफोर दैट कि हम आगे प्रोसीड करें, हम अल्लाह ताला से एक दफा फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। आज का जो हमारा सेशन है ये ओरिएंटेशन सेशन है कैनेडियन टैक्सेशन के हवाले से। हमारे इसके मल्टीपल बैचेस पहले भी हो चुके हैं, और ये जो अभी हम ऑन डिमांड सॉर्ट ऑफ जो हम सेशन करवाने जा रहे हैं कैनेडियन टैक्सेशन का, इसका बेसिकली इसके अंदर हमने कुछ नई एडिशंस भी की हैं, जिसमें कि जीएसटी है, एचएसटी है, ये भी हम इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं। एंड देयर इज लाइकली पॉसिबल कि हम कंपनी फॉर्मेशन वाला एरिया जो है वो उसको भी कवर करें। तो मैं आपके साथ बस थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करूंगा कि आज के सेशन में डेफिनेटली ये ओरिएंटेशन सेशन है। मैं आपको आईसीटी की प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा गाइड करूंगा, आपके ट्रेनर के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद जो है वो जो आपका ट्रेनर है वो आपको बताएंगे कि कोर्स की कंटेंट क्या है, कवरेज क्या है, और किस तरह हमने उसकी एग्जीक्यूशन करनी है, ठीक है। और आईसीटी का पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन पाकिस्तान का लीडिंग इंस्टीट्यूट है। और हम ये महज मतलब दावा नहीं करते, जो हमारा पोर्टफोलियो है आप लोग जानते हैं, मुझे बखूबी अंदाजा है कि आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ऑलरेडी भी हमारे साथ डिफरेंट कोर्सेज के अंदर इनरोल्ड हैं। तो हमारी जो क्लास कोशिश है वो भी इसी तरह से है कि हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करें, और ये प्रैक्टिकल नेचर के ही होते हैं कोर्सेज हमारे। आईसीटी की फिजिकल प्रेजेंस के हवाले से बात की जाए तो हमने इस्लामाबाद से अपने जर्नी का आगाज किया था इन लाइक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। और हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान में टैक्स कंप्लायंस के हवाले से है, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स। वहां से हमने अपनी जर्नी का आगाज किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाके मैं पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर भी करूंगा। आज हम डिफरेंट इंटरनेशनल टैक्सेशन कोर्सेज भी कवर कर रहे हैं, और पाकिस्तान के टैक्स की अगर बात की जाए तो उसमें तो हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के हवाले से कोर्सेज हैं। इंस्टीट्यूट के कोर्सेज के हवाले से बात की जाए सर, नो प्रॉब्लम, अगली स्लाइड पे ले चलें। जी। मैं वंस अगेन आप लोगों से माजरत चाहता हूं कि जो आज सिंक नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस टाइम हमारा कैंपस जो है शिफ्टिंग की पोजीशन में है। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कहाँ बैठ के क्लास ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ चूंकि हमारी कमिटमेंट थी तो हम उसको पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आईसीटी का पोर्टफोलियो आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा। यूएसए टैक्सेशन कोर्स, डिफरेंट जो इंटरनेशनल टैक्सेशन के कोर्सेज हैं वो भी हम ऑफर कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री और बिजनेसेस नीड के अकॉर्डिंग जो है वो हम डिफरेंट अदर कोर्सेज, ये सर्टिफिकेशंस भी ऑफर करते हैं। यूएसए टैक्सेशन कोर्स हमारा कंप्रीहेंसिव एक 4 महीने का प्रोग्राम है, जिसमें हम यूएसए के इंडिविजुअल टैक्सेशन हो, बिजनेस टैक्सेशन हो, पेरोल प्रोसेसिंग, क्विक बुक्स, और यूएसए में बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट की जो बात है वो उसमें कवर होती है। डेफिनेटली आज का नुक्ता नजर जो है वो हमारा ये नहीं है कि हम मैं यहाँ पे आपको हर एक कोर्स की डिटेल बताऊं।
लेकिन ये थोड़ा सा पोर्टफोलियोज का जो हमारा है उसका मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँ। और बाकी भी अगर कोर्सेज की बात की जाए, फॉर एग्जांपल यूएई टैक्सेशन है, कैनेडियन है, यूके टैक्सेशन है, तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि हम पाकिस्तान में बैठ के ये सर्टिफिकेशंस ऑफर क्यों कर रहे हैं। देखिए अभी हम एक डिजिटल इरा में हैं, आउटसोर्सिंग का जमाना है। जिन लोगों को सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं वो भी ऑनलाइन ही सर्विसेज ले रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है वो डिफरेंट फार्म, जो फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर जो सीपीए फार्म्स हैं, जब लोकली हायरिंग करते हैं, अगर उनके पास बहुत ज्यादा क्लाइंटेल है और अगर उसको एग्जीक्यूशन के लिए उनको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए हो, तो लोकल हायरिंग उनको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। दैट्स वाई कि वो ऐसे कंट्रीज के अंदर अपने सब ऑफिस बनाते हैं जहां पे उनको चीपर लेबर अवेलेबल हो जाती है। लेकिन हमारे लिए वो इस तरह से बेहतर हो जाता है कि जब कन्वर्जन करते हैं आप करेंसी की, तो बेशक वो हमें $1,000 के अंदर ही, मैं कहता हूँ इनिशियल, अभी भी रिसेंटली भी कुछ लोगों की जॉब्स हुई हैं हमारे सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो बेशक आपको एम्प्लॉय इनिशियली $1,000 या $800 भी पे कर रहा है, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाती है। और यही केस जो है वो आपका यूएई की सूरत में है। उसकी वजह यह है कि यूएई में पहले जो है वो आपका टैक्स का उस तरह से निजाम नहीं था, सिर्फ वैट अप्लाइड था। अब चूंकि कॉर्पोरेट टैक्स भी एप्लीकेबल हो गया है, तो लिहाजा जितने भी बिजनेस एंटिटीज वहां पे ऑपरेट कर रही हैं उनको अब टैक्स कंप्लायंसेस देखनी है। सो इससे पहले टैक्स नहीं था, तो वहां पे टैक्स एक्सपर्ट्स की उस तरह से डिमांड भी नहीं थी। सेम केस गोज विद द यूके एंड अदर कोर्सेज। अभी हम यूएई का कोर्स के साथ साथ हम सऊदीया का कोर्स जो है वो भी ऑफर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एज आई मेंशन अर्लियर कि मैं स्लाइड्स भी प्रॉपर अपडेट नहीं कर पाया, तो वो कुछ कोर्सेज अदर जो हम ऑफर कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। देन हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, जिससे हमने अपनी जर्नी का आगाज किया था, जो कि पाकिस्तान में टैक्स कंप्लायंसेस को कंप्रीहेंसिवली कवर करता है, आइदर वो आपका इनकम टैक्स हो या सेल टैक्स हो। उसके साथ साथ कुछ नेसेसरी रजिस्ट्रेशन भी इसमें कवर होती हैं। इसी का एडवांस वर्जन है एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, जो कि आपको इक्विप्ड करता है कि आपने डिफरेंट जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत नोटिस आ रहे होते हैं या सेल टैक्स एक्ट के तहत आपको नोटिस आ रहे होते हैं, उनको आपने किस तरह से रिप्लाई करना है। या फिर लिटिगेशन में रिप्लाई के बाद आपकी सेकंड स्टेज जो है वो अपील में चली जाती है, तो डिफरेंट अपील्स को आपने किस तरह से कैटर करना है वो भी इसके अंदर जो है वो कवर होता है। और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम इसमें जो है वो आपको रेफरेंस तक कवर करवा दें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी का कोर्स है, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, और सैप एस फॉर हाना का कोर्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स है। देर आर मल्टीपल कोर्सेज जो कि आप हमारे वेबसाइट के ऊपर, दैट इज ict.net.pk, आप इस पे जाके जो है वो हमारा पोर्टफोलियो जो है उसको मजीद एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, सर नसीर कुरैशी साहब जो कि आपके मेंटोर हैं इस कोर्स के हवाले से, मैं चाहूंगा कि वो अपना तारुफ जो है वो आपको खुद ही करवा दें। अस्सलाम वालेकुम जी बहुत नसीर भाई। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सबको। तो ऐसा है कि जी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले अपने बारे में करवा देता हूँ, फिर उसके बाद फर्दर जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर हम जो कोर्स आउटलाइन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 7 years ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा इस फील्ड के अंदर। इसे हम पब्लिक अकाउंटिंग कहते हैं मोस्टली। तो जितने भी सीपीए फर्म्स हैं या यूएसए में, जो आपको पता है कि सीपीए सिर्फ कनाडा नहीं है, सीपीए यूएसए भी है और डिफरेंट सीपीए ऑस्ट्रेलिया भी है। लेकिन मेरी जो फील्ड है बेसिकली मैं क्रॉस बॉर्डर टैक्स अकाउंटेंट हूँ, जो यूएस और कनाडा दोनों साइड्स को डील करता हूँ मैं। तो बीइंग ए क्रॉस बॉर्डर टैक्स अकाउंटेंट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने दोनों साइटों के टैक्सेस को देखना होता है, जो ट्रीटीज हैं इनके बीच में उनको देखना होता है। लेकिन क्योंकि मैं पहले इनके साथ जो है मतलब आईसीटीज के साथ मैं शुरू से ही कनेडियन साइड पे जो है वो मैं एज ए ट्रेनर काफ़ी सारे बैचेस पहले पढ़ा चुका हूँ। तो हम फर्दर इसको एक्सटेंड कर रहे हैं और इसमें कुछ चीज़ें मैंने इस बार ट्रेनिंग सेशन में कुछ चीज़ें और भी ऐड की हैं जो पिछले ट्रेनिंग सेशंस में नहीं थी। तो जो मेरा स्पेशलाइजेशन है मेरी साइड पे वो है पर्सनल टैक्सेशन, कॉर्पोरेट टैक्सेशन और स्टेट ट्रस्ट टैक्सेशन। और द गुड थिंग इज़ कि मैं ये सब जितनी भी चीज़ें जो मेरी स्पेशलाइजेशन है मैं उसे कोशिश करूँगा कि इन तमाम जो है सेगमेंट्स को या पॉइंट्स को मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में इसको आपको करवाऊँ और कवर करूँ। और टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंसल्टेशन, इनिशियल एंगेजमेंट्स, रिव्यू एंड टैक्स ड्यू डिलिजेंस, सीआरए ऑडिट्स एंड ऑब्जेक्शंस। कोई भी कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान हो, कनाडा हो, यूके हो, यूएई हो,
बहुत इन सब के जो सिस्टम होता है बेसिकली, लॉज थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं समहाउ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैच कर रही होती हैं। तो अगर आपने किसी भी कंट्री की टैक्सेशन, स्पेशली अगर आपने यूएसए पढ़ा हुआ है, ये सीखा हुआ है, या कोई भी अगर आपने पाकिस्तानी भी सीखा हुआ है, कुछ बहुत माइनर चीज़ें होंगी जो डिफरेंट होंगी। मतलब उसमें जो साइकिल है या जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही होती हैं। तो इसमें आपने एक तो परेशान नहीं होना कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप कोशिश और एफर्ट पुट करते हैं तो आप इसको बड़ी बासानी इसको आप सीख सकते हैं। अच्छा, जो पर्पस है इसका, एक तो आपको ऑब्वियसली पर्सनल टैक्सेस करवाना, कॉर्पोरेट टैक्सेस करवाना, और उसके बाद स्टेट टैक्स का भी मैं एक तो आपको ट्रेनिंग सेशन दूंगा कि स्टेट टैक्सेस क्या होती हैं, ट्रस्ट टैक्सेस क्या होते हैं। फिर उसके साथ इस बार जो स्पेशली हम लोगों ने ऐड की है चीज़, वो है इनकॉर्पोरेशन के प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आप कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो वो बहुत इजी प्रोसीजर है। वो भी हम आपको बताएंगे कि कनाडा की कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जाके हम आपकी प्रोफाइल बनाना सिखाऊंगा आपको मैं, और कौन से स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, क्लाइंट से कैसे डील करना है। तो आप बआसानी वहाँ पे किसी भी क्लाइंट की कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, फॉर्म फॉर्म बना सकते हैं। कोर्स का जो मेनली नाम है वो है कैनेडियन टैक्स ट्रेनिंग। इसमें पर्सनल टैक्सेस, बिजनेस टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस, और एचएसटी जीएसटी रिटर्न, और कॉरपोरेशन डिटेल्स, मतलब इनकॉर्पोरेशन जो हम करेंगे। और जो ड्यूरेशन इसकी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होगी। और डेली बेसिस पे, सॉरी, वीकली ऑन सैटरडे और संडे को हमारी क्लास कंडक्ट हुआ करेगी, जो 1.5 आवर की होगी। और 3 मंथ्स में ऑलमोस्ट ये आपकी जो क्लास है वो कवर हो जाएगी। सिर्फ वीकेंड्स पे क्लासेस हुआ करेंगी, और इसी टाइम पे 9 PM पे, जो है नाइट में, इवनिंग इवनिंग के बाद नाइट में। और जो मॉडल है, हमारा जो मॉडल है इसके अंदर वो बेसिकली वही है जो जूम है, जूम ही हम प्रेफर करते हैं, और जूम के थ्रू ही क्लासेस कंडक्ट हुआ करेंगी। और आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी इसके जो है वो मिल जाएंगे। कभी क्लास मिस भी कर देता है तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। अगेन ये वही चीज़ें सारी, मतलब कंपोनेंट्स जो है कोर्स के, अगेन वही है कि इंडिविजुअल टैक्सेस है, बिजनेस है। द गुड थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ थोरेटिकली पढ़ते रहेंगे। मैं आप लोगों को केस स्टडीज भी दूंगा साथ में, और वो जो हमारे सिनारियोज होंगे सारे, वो प्रैक्टिकल बेसिस पे होंगे। यानी बहुत सारे जो अभी तक मेरे इस पूरे कैरियर के अंदर, तकरीबन 7 साल के कैरियर में, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स बनाई हैं। अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इट्स ऑलमोस्ट अबव देन 3,000 रिटर्न्स। तो 3,000 या 4,000 रिटर्न्स के पास पास मैंने रिटर्न्स, मतलब सिर्फ बनाई नहीं बल्कि रिव्यू की हैं। आप ये कह लें कि जब आप एक स्टेप से ऊपर आते 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 हैं तो फिर एक पोजीशन पे आप आ जाते हैं कि जहाँ पे आप रिटर्न बना नहीं रहे होते बल्कि रिव्यू कर रहे होते हैं। तो मैंने तकरीबन 3,000 के करीब रिटर्न्स रिव्यू की हैं, जो जूनियर्स ने बनाई हैं, और 1,000 के करीब रिटर्न्स हुए हैं जो मैंने खुद बनाई हैं स्टार्ट में जब मैं इस फील्ड में एंटर हुआ। तो मैं आप लोगों को वो सारे प्रैक्टिकल केसेस, वो सारी डिफिकल्टीज, वो सारी टेक्निक्स, वो सब चीज़ें जो मैंने फेस की हैं ड्यूरिंग दो 7 ईयर्स, उनको मैं आपको डील करना सिखाऊंगा इस कोर्स के अंदर स्पेशली। कि जिस तरह क्लाइंट को स्टार्ट से, इनिशियल एंगेजमेंट से लेकर और टास्क की कंप्लीशन तक आपने पूरा किस तरह से, एक पूरा साइकिल है वो आपने कैसे कंप्लीट करना है, मैं वो सारी चीज़ें इसमें जो है वो कवर करूंगा प्रैक्टिकल वे के साथ। और ऑब्वियसली बिजनेस इनकॉर्पोरेशन का भी जो साइकिल है उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, अब इसमें प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर होगा आपका, अगर आप ये कोर्स लेते हैं, तो इसमें ये है कि आप कैनेडियन रेजिडेंट रिटर्न सीखेंगे, इन इंडिविजुअल रिटर्न्स। इधर वो एम्प्लॉयमेंट इनकम है, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम है, रेंटल इनकम है, डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, कोई भी इनकम है वो, और आप कनाडा में रिजाइड कर रहे हैं, आपने उन तमाम इनकम्स को, उसके अगेंस्ट क्या डिडक्शंस होंगी, कौन सी नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स क्या होती हैं, रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स क्या होती हैं। जब हम फर्दर इसको स्टार्ट करेंगे तो इन डिटेल्स में आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इधर यू आर लिविंग इन कनाडा और लिविंग आउटसाइड कनाडा, इफ़ यू आर अर्निंग मनी, आप पैसा कमा रहे हैं, कैनेडियन सोर्स इनकम है, तो आपको उस पर टैक्स पे करना है। कौन सी ऐसी कैनेडियन सोर्स इनकम है जिन पे आपने टैक्स पे नहीं करना, वहाँ ट्रिटी क्या कहती है, आप किस कंट्री में रहती हैं, तो उसके मुताबिक फिर हम उसको ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट वैसी होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ और प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा आपका, जो कि आपको प्रिपेयर करेगा हर लिहाज से किसी भी फॉर्म में
जाकर जॉब करने के लिए। आप मतलब अब इतना ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आप पूरी एफर्ट पुट करते हैं। मेरी डेली बेसिस की जो क्लासेस हैं उन्हें स्किप नहीं करते, और जो मैं असाइनमेंट देता हूँ आपको, आप उन्हें प्रैक्टिकली, जो सॉफ्टवेयर हम आपको देंगे उस पर आप प्रैक्टिस करते हैं, सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि आपको बासानी जॉब मिल जाएगी। मेरे पिछले बैचेस में से भी अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट फर्म्स में जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। तो बड़ी खुशी होती है इस चीज़ की जब मैं किसी भी अपने स्टूडेंट से मिलता हूँ, देखता हूँ कि वो माशाल्लाह अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, रिस्पेक्ट भी उनकी है और बड़े अच्छे मामलात हैं। तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह वो अर्न कर रहे हैं इसी तरह आप लोग भी ये कोर्स सीखें, इसको समझें, इसको पढ़ें, और आप भी जो है इससे मतलब जॉब अच्छी आपको मिले किसी भी फॉर्म में। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह पे ऑलमोस्ट जितनी भी बिग सिटीज़ हैं, इन सब सिटीज़ के अंदर, हत्ता कि अब तो छोटे शहरों के अंदर भी जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं है, वहां पर भी बैक ऑफिसेज जो हैं वो खुल गए हैं। उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी और डिफरेंट इस तरह की जो हमारी कंट्रीज हैं जो अभी आप कह लें कि ग्रोइंग स्टेज पे हैं, जो ग्रो कर रही हैं, तो बहुत सारी जो बाहर की फर्म्स हैं वो यहाँ पे बैक ऑफिसेज अपने ओपन करती हैं। तो आपको जो है इन ऑफिस में भी, ऑफिस में जाके भी जॉब आप कर सकते हैं जो बैक ऑफिस यहाँ खुले हुए हैं, या फिर जो है आप क्या कर सकते हैं कि आपको रिमोट जॉब भी मिल सकती है बाहर की फर्म के साथ यहाँ पे बैठे बैठे। तो इसमें लीविंग और एंटरिंग कनाडा के, अगर आप कनाडा में एंटर हो रहे हैं तो वो रिटर्न आपने कैसे बनानी है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप कनाडा छोड़ के जा रहे हैं तो कौन कौन से टैक्सेस आपने पे करने हैं। इट्स नॉट इजी टू लीव कनाडा, बहुत सारे डिपार्चर टैक्सेस होते हैं। अगर कोई ऑडिट आ जाता है आपके क्लाइंट का, तो मोस्टली क्लाइंट्स आपको पता है जब भी ऑडिट आता है, हमारे पाकिस्तान में शायद इतना ना हो लेकिन यूएसए और कनाडा में लोग बहुत सीरियस लेते हैं ऑडिट को, और वो बड़े ज्यादा मतलब वो परेशान हो जाते हैं जब ऑडिट आता है। तो उस सूरत के अंदर आपने उस ऑडिट को कैसे टैकल करना है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऑडिट्स कुछ मेरे पास इस तरह की एग्जांपल्स भी प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा जिन ऑडिट्स का रिप्लाई मैंने किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इंफॉर्मेशन रिटर्न्स भी होती हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं कि NR6 एंड NR5, NR73, NR74, तो ये सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न्स हैं, ये मैंने नाम लिए हैं कुछ फॉर्म्स के। इनके कुछ पर्पसेस होते हैं जिनका डायरेक्टली इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी इनकम को अफेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कनाडा से बाहर रहते हैं और आपकी कनाडा में रेंटल प्रॉपर्टी है, तो आप, वहाँ रूल ये है कि आपने 25% ग्रॉस पे टैक्स पे करना है। अगर आप NR6 फॉर्म फिल करके सबमिट करते हैं तो फिर आपको नेट रेंटल इनकम के ऊपर 25% पे करना होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर ये कि आप रिटर्न फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 216, तो आपको जो भी आपका एक्चुअल टैक्स बनता है और जो आपने एडवांस में पे किया होता है उसका बाकी आपको रिफंड मिल जाता है। तो मैंने सिर्फ एग्जांपल इसलिए दी था आपको, आपको आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स होती हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती हैं। तीसरा, आप यूं कह लें कि आपकी फॉरेन प्रॉपर्टीज हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो आपने CRA को ये बताना है, कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी, जिस तरह हमारा FBR है, कनाडा के अंदर CRA है, यूएसए में IRS है, यूके में HMRC है, और डिफरेंट कंट्रीज के इसी तरह अपनी जो है टैक्स अथॉरिटीज हैं, टैक्स बॉडीज हैं जो ओवरऑल जो है टैक्स रेगुलेशंस को कंट्रोल करती हैं। तो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी कुछ चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, कुछ चीज़ों को वो इंफॉर्मेशन लेती हैं आपसे। जिस तरह अगर कोई फॉरेन प्रॉपर्टी है, आपकी कोई डिटेल्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो आप, या कोई बिजनेस है आपका फॉरेन, तो उसके में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं जो आपने फिल करने होते हैं, तो वो भी हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ ऐसे फॉर्म्स भी हैं जो हाईली कॉम्प्लेक्स हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरीके से समझाऊं कि आप उनको इजीली समझ जाएं। फिर बिजनेस टैक्सेस, जिसे हम कॉरपोरेशन कहते हैं, कॉरपोरेशन इनकम टैक्स रिटर्न। स्टेट बेसिकली जो होती है ऐसे शख्स के लिए जो बंदा जिसकी डेथ हो जाए, उसे उसकी स्टेट बन जाती है कनाडा में और यूएसए में भी। तो स्टेट में सारे एसेट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, उसकी रिटर्न कैसे बनेगी हम ये भी डिस्कस करेंगे। कंपनी को आप किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, फॉर्मेशन बेसिकली वर्ड होता है इस्तेमाल यूएसए के लिए, और कनाडा के अंदर हम इसे इनकॉर्पोरेशन कहते हैं मोस्टली, वहाँ पे फॉर्मेशन का वर्ड यूज नहीं होता। कनाडा में डिफरेंट टर्म्स हैं थोड़ी सी जो आप यूज करते हैं, जो कि हर कंट्री की डिफरेंट होती हैं, जरूरी नहीं है सेम हो। फिर सेल्स टैक्स रिटर्न, आप सेल्स टैक्स रिटर्न में GST, HST है, PST है,
या कोई और है, वो हम डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें एक आधा प्रोविंस और भी कवर करूं, लेकिन मेजोरिटी जो हमारा होगा ये कोर्स वो ओंटारियो बेस्ड होगा, मतलब क्योंकि प्रोविंशियल टैक्सेस सेपरेट होते हैं, जिस तरह यूएसए में भी होता है, स्टेट टैक्सेस अलग होते हैं और फेडरल टैक्स अलग होता है। तो जो सेल्स होती हैं बेसिकली वो मर्जर होता है आपका फेडरल का कनाडा के अंदर और आपके प्रोविंस का, तो उसे हार्मोनाइज सेल्स टैक्स कहते हैं। तो ओंटारियो में हार्मोनाइज सेल्स टैक्स होता है। तो इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे कि ये टैक्स रिटर्न आपने कैसे बनानी है, कैसे सबमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और फर्दर जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो इस हवाले से भी हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसी तरह नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि मतलब मैं आपको सबसे पहले ओवरव्यू दूंगा कि कनाडा टैक्स सिस्टम क्या होता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम आप शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप आपकी इनकम टैक्स होती है। अब फर्दर जब हम इसे डिटेल में हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस, तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है, की टर्म्स कौन सी हैं। जिस तरह आप कह लें कि यूएसए में आप एम्प्लॉयमेंट स्लिप जो आपको इशू होती है साल के एंड पे, आपका जो एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल करता है उसे W2 फॉर्म कहते हैं। W4 फॉर्म बैक एंड पे फिल किया जाता है, W2 आपको इशू होता है। इसी तरह कनाडा के अंदर भी इसे पेरोल सिस्टम होता है सारा बेसिकली ये। कनाडा में आप इसे T4 स्लिप कहते हैं, और यूके में कुछ और कहते होंगे, पाकिस्तान में इसका कोई और नाम होगा। तो जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको ज़रूरी है समझना सीखना, ताकि आप प्रोफेशनल लगें जब आप क्लाइंट से बात करें, तो वो आपको आनी चाहिए। क्लाइंट अगर कोई भी नाम लेता है, T4 OAS, T4 AP, कोई भी स्लिप का नाम लेता है, अगर आप उससे अवेयर ही नहीं है उस टर्म से, तो आप उस स्लिप से भी उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आप एज ए टैक्स अकाउंटेंट उस क्लाइंट के साथ डील नहीं कर सकते। तो की टर्म्स कॉन्सेप्ट समझे जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग टैक्स ब्रैकेट्स, रेट्स। रेट्स प्रोविंशियल लेवल पे टैक्स ब्रैकेट्स अलग हैं, फेडरल लेवल पे टैक्स ब्रैकेट्स अलग हैं, उनको समझा जाएगा। टाइप्स ऑफ टैक्सेस कौन से होते हैं इसको समझा जाएगा। और फिर उसके बाद T1 रिटर्न। T1 बेसिकली लाइक ऑफ 1040 ओवर द ऑन द यूएस साइड। यूएस में उसे 1040 कहते हैं पर्सनल टैक्स रिटर्न को, रेजिडेंट रिटर्न को, और ऑन द अदर हैंड कनाडा साइड पे उसे T1 कहते हैं। फिर कौन सी इनकम्स होती हैं, कौन कौन सी डिडक्शंस होती हैं, कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो आपकी ग्रॉस इनकम को रिड्यूस करती हैं, कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करती हैं। तो उनको भी हम डिटेल में समझेंगे। कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो क्रेडिट, सॉरी, नेक्स्ट थिंग इज क्रेडिट्स एंड एडजस्टमेंट्स। कौन से ऐसे क्रेडिट्स हैं जो कि सिर्फ इस पर्पस के लिए हैं कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस किया जाए, और कौन से ऐसे क्रेडिट्स हैं जो रिफंडेबल भी हैं। इन केस अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो वो आपको इन कैश जो है वो CRA, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर कर देंगे। फाइलिंग स्टेटस से मुराद वही है, सिंगल मैरिड। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे क्योंकि यूएसए में मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली होता है, स्पाउसेस दोनों मिलके रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, और कनाडा में ऐसा नहीं होता। कनाडा में आप दोनों की रिटर्न्स कपलिंग करके तो कर सकते हैं, लेकिन उसे ज्वाइंट कंसिडर नहीं किया जाता। और यूएसए में ऐसा होता है कि अगर एक स्पाउस टैक्स नहीं पे कर रहा तो दूसरा स्पाउस भी उसका लायबल है। इसके लिए उन्होंने फर्दर जो उनकी पब्लिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको प्रॉब्लम है, आपका जो स्पाउस है वो उस चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा, तो उसमें फिर एक आप एप्लीकेशन या एक लेटर लिखती हैं IRS को, और आप फिर अपनी मेरिट फाइलिंग सेपरेटली स्टार्ट कर देते हैं करना, ताकि आप उस चीज़ से बच सकें। लीगल जो भी मतलब IRS स्टेप्स लेता है उससे बच सकें। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में क्योंकि आपके यहाँ पे कपलिंग होती है, रिटर्न्स दोनों की इकट्ठी बनती हैं, क्रेडिट्स भी फ्लो हो सकते हैं एक दूसरे में अप टू सम हाउ थोड़े बहुत, लेकिन दोनों स्पाउसेस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ऑन टैक्स लाइबिलिटी। दोनों एक दूसरे की टैक्स लाइबिलिटी के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। दोनों की रिटर्न्स भी सेपरेटली सबमिट होती हैं। तो फाइलिंग स्टेटस ऑलमोस्ट वही है, बस ज्वाइंट रिटर्न कनाडा साइड पे नहीं बनती। अब मे बी आप में से काफ़ी लोग हों जो यूएस टैक्सेशन कोर्स पहले से कर चुकी हों या कर रहे हों, जो साइमल्टेनियसली ऑन द अदर हैंड, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर है यूएस कनाडा, दे आर नेबर्स, और बहुत दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रॉस बॉर्डर है वो यूएस और कनाडा का ही है।
आपको पता होगा इस चीज़ के। तो बहुत सारे लोग ये परसू करते हैं कनाडा जाने के लिए भी, नॉलेज लेने के लिए भी, और क्रॉस बॉर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा था। टैक्सेबल इनकम इज रियली अंडरस्टूड कि किस तरह से डिटरमिन की जा सकती है, कौन सी डिडक्शंस हैं जो आप माइनस करने करेंगे उसमें से तो टैक्सेबल इनकम बनेगी। यूएस में डिफरेंट है स्टाइल, लेकिन चूंकि हम कैनेडियन कोर्स कर रहे हैं तो मैं सिर्फ कनाडा साइड पे रहूंगा। अच्छा, इसमें एक अच्छा पॉइंट ये भी है इस कोर्स में, जो मैं आपको करूंगा, मे बी उस साइड पे आपने ना किया हो, कि जब हम कनेडियन रिटर्न बना रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स क्लेम कर सकते हैं। आपने उस इनकम को, अगर कोई बंदा यूएस में रहता है, ठीक है, उसकी फैमिली कनाडा में रहती है, तो वो डीम्ड रेजिडेंट बन जाता है। तो उस सूरत में क्या होगा, तो मतलब मैं आपको थोड़ा सा इसमें हल्का सा क्रॉस बॉर्डर का भी हल्का सा टच दूंगा इसके अंदर, ताकि आपका थोड़ा एक्सपोजर हो जाए दूसरी दोनों साइड्स के ऊपर। और मैं आपको यूएस की रिटर्न भी दिखाऊंगा कि एक बंदा यूएस में रहता है, यूएस में इनकम है, लेकिन वो साइमल्टेनियसली कनाडा में भी रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उस केस में वो क्रॉस बॉर्डर रिटर्न बन जाएगी। तो एक मैं केस ये भी आपको इसमें ऐड करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा क्रॉस बॉर्डर का भी आइडिया हो जाए। बिजनेस के हवाले से जो है, जिस तरह वहाँ पे 1065, 1120 सी और 1120 एस डिफरेंट होती हैं, यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट इस तरह का नहीं है। यहाँ सिंपल T2 रिटर्न बनती है, और वही रिटर्न पब्लिक कंपनी के लिए, वही प्राइवेट के भी लिए, उसी के अंदर सारी ऑप्शंस हैं। वही बैंकिंग वाले भी, अगर कोई कॉरपोरेशन है तो वो भी T2 सबमिट कर रहे हैं। मतलब चीज़ें सारी है T2 फॉर्म में मेनली, लेकिन वो इतना ज़्यादा डिटेल्ड है कि उसमें सारे इंडस्ट्रीज जो है वो कवर हो जाती हैं। तो उसके अंदर यूएस वाला स्टाइल नहीं है, थोड़ा वो यूएस से डिफरेंट है। तो T2 के अंदर भी चीज़ें वही ऑलमोस्ट के डिडक्शंस हैं, क्रेडिट्स हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, सब चीज़ें कवर होती हैं उसके अंदर। फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं बिजनेस की, वो क्या हैं, और वो चीज़ें सारे डिस्कस करेंगे। फिर स्टेट टैक्सेस ऑल जो है वो आपको मैं दूंगा उसके बारे में आइडिया। और एक दो केसेस हम, एक से दो प्रैक्टिकल सिनारियोस जो है हम उसे कवर करेंगे। सेल्स टैक्स रिटर्न जो है, बेसिकली सेल्स टैक्स उसने पे करना होता है कनाडा में, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर जिसकी कॉर्पोरेशन है जो बिजनेस कर रहा है। तो जो वो सेल कर रहा है, और कौन सी आइटम्स हैं जो जो टैक्स, सेल्स टैक्स उन पे ऊपर इम्पोज होता है, किन पे नहीं होता, ये भी डिस्कस करेंगे। जिन पे इम्पोज होता है उनका थ्रेश होल्ड क्या है, कि किस सेल्स की एक रेंज के बाद आपने जो है, आपने सेल्स टैक्स जो है वो रिमिट करना है कनाडा रेवेन्यू एजेंसी को। वो सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, जो कंडीशंस हैं उसकी, वो सब डिस्कस करेंगे। अगेन इंफॉर्मेशन रिटर्न में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वही सारी चीज़ें जो कि डायरेक्टली तो आपकी इनकम को अफेक्ट नहीं कर रही होती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आपको किसी ना किसी तरीके से अटैच होती हैं आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स के साथ। अच्छा, मोस्टली लोग ये समझते हैं जी कि इस तरह के कोर्सेज जो होते हैं वो कोई एक आप लोगों को बुक मिल जाएगी, आप वो पढ़ लेंगे, ऐसा सच नहीं है। ऑब्वियसली इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें थ्योरेटिकल, उनको मैं फिर भी नहीं कहूँगा, वो कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए आपको कुछ पब्लिकेशंस पढ़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। जिस तरह RRSP क्या होता है, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान, अभी आप इससे वाकिफ नहीं है क्योंकि अभी आप इस फील्ड में नहीं है, आप ये कोर्स नहीं कर रहे, आप अभी पढ़ नहीं रहे, अभी मैं आपको सेशंस नहीं दे रहा। तो RRSP को समझने के लिए उसकी एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज क्या हैं, वो कब स्टार्ट, मतलब उसका एंड कब करना है, RRSP से किस चीज़ में वो कन्वर्ट होता है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको CRA की ही वेबसाइट पे जाके, जो उनकी पब्लिकेशंस हैं, उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें हम सीखेंगे। और मैं वो ऐसा नहीं कि आप खुद पढ़ेंगे, मैं आपको बकायदा वो साइट पे लेके जाऊंगा, CRA को विजिट करवाऊंगा, उसको नेविगेट कैसे करना है, उसमें से पब्लिकेशंस कैसे देखनी है, गूगल पे कैसे सर्च करना है, कौन से कीवर्ड्स लिखने हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और वो सारे पब्लिकेशंस जो ज़रूरी हैं आपकी बेसिस को डेवलप करने के लिए, फाउंडेशन को बनाने के लिए, वो सारी हम जो है एक साथ में आपके सामने पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा, आपको डिटेल से चीज़ें, और वो ही चीज़ें आपकी रिटर्न में कैसे इफेक्ट हो रही हैं, फिर हम उसको समझेंगे। कि अगर आप RRSP में कंट्रीब्यूशन करती हैं, वो स्लिप आपने कहा रिटर्न में ऑन ऑन अ प्रैक्टिकल वे आपने कहा रिपोर्ट करनी है, ओवर कंट्रीब्यूशन से क्या हो सकता है। ठीक है, RRSP से आप
फर्दर पैसे निकाल के अगर आप फर्स्ट टाइम न्यू होम ले रहे हैं कनाडा में, तो कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा ताकि आप उसकी बेस बन सके, और फिर आप उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू जो आप टैक्स रिटर्न एक सॉफ्टवेयर में बनाएंगे आप अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि उसके पीछे सारी एक बैकग्राउंड है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप वो रिटर्न ही नहीं बना सकते। तो इसलिए मोस्टली 95% ये प्रैक्टिकल होगा, या 90% कह लें आप। 10% कुछ थ्योरेटिकल होगा, लेकिन मैं उसको फिर भी थ्योरेटिकल नहीं कहता, क्योंकि वो फाउंडेशन है और वो जरूरी है पढ़ना। तो इसमें हम ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर एक यूज करेंगे। एक हमारा ट्रायल वर्जन पे बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो अभी यहाँ सारी फर्म्स जो हैं वो यूज कर रही हैं, वॉल्टर क्लूवर्स का टेक्स्ट प्रेप। तो अभी जो है मैं डिफरेंट फर्म्स के साथ एसोसिएट हूँ। मैं एक फर्म के लिए नहीं काम कर रहा, बल्कि मैं मल्टीपल फर्म्स के लिए काम कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट लास्ट बैच में था, उसकी भी अभी रिसेंटली जॉब हुई है एक फर्म में, जो है वो मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी मैंने रेज्यूमे फॉरवर्ड किया, उसका इंटरव्यू करवाया, उसका इंटरव्यू पास करवाया, उसको प्रिपरेशन करवाई है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या आपके वो मतलब है ख्वाहिश जॉब लेने की। ये डिपेंड करता है कि आप कितने ईगर हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप क्या वाकई इस फील्ड में आना चाहते हैं। क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ का कि अगर आप सब लोग किसी ना किसी फील्ड के अंदर हैं, तो अपनी फील्ड को चेंज करना इंतहाई मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है कि आप एक चीज़ छोड़ के एक नया स्टार्ट लें। तो जो स्टूडेंट थे मेरे पीछे भी, उनकी एज अराउंड होगी 46 47, सॉरी। तो उन्होंने इस एज में जाके अपनी फील्ड चेंज की है। मतलब वो पहले कम्युनिकेशन की साइड पे थे, क्लाइंट कम्युनिकेशन की फील्ड में थे पिछले 10 15 20 साल से। तो ये एक बड़ा मतलब हिम्मत वाला काम है। तो लेकिन उनका माशाल्लाह अब जो स्टार्टिंग पैकेज है वो अच्छा लग गया है, वो चीज़ें कर रहे हैं और वो बहुत खुश हैं इस चीज़ से, क्योंकि इस चीज़ में स्कोप है। इस चीज में स्कोप इस तरह से है, इस टैक्सेशन की फील्ड में, क्योंकि आप पाकिस्तान की किसी भी मार्केट में जॉब कर लें, आप अप टू 50 70 80 90 तक, ये मैं बता रहा हूँ कि जब आप उस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप टच करते हैं 100K को। लेकिन यहाँ पे आप स्टार्ट ही 80 90 100K से लेते हैं। अगेन आपकी उपकर आपकी जो है कंपेटेबिलिटी, आपकी जो स्किल्स हैं वो कितनी अच्छे से पॉलिश हो चुकी हैं। एक साल आपने फर्म में जाके मार खानी है, उसके बाद आपकी सैलरी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। मतलब मेरा पहला इंक्रीमेंट जो लगा था जब मैं इस फील्ड में गया था, नॉर्मली जो है हमारा लोकल मार्केट में, लोकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो इंक्रीमेंट लगता है 10% 20% 30%। मेरा पहला इंक्रीमेंट जो लगा था वो 50% लगा था। अगले साल मेरा दूसरा इंक्रीमेंट 100% इंक्रीमेंट लगा था मेरा। जो सैलरी थी वो डबल हो गई थी। मतलब इतना ज्यादा है ये कि आज भी मुझे कुछ आए रोज, मतलब हर महीने में तकरीबन कोई ना कोई जॉब ऑफर होती रहती है मुझे। मुझे बहुत सारी फर्म्स वाले की कहते हैं कि आप हमारे पास आ जाएं। सम टाइम लोग मुझे जो मैं सैलरी ले रहा हूँ उसे डबल ट्रिपल की भी ऑफर करते हैं। तो इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तो है कि आप लोगों को एक बार जब आप इन हो जाएंगे, थोड़ा सा आप इसमें एक साल मार खा लेंगे, तो उसके बाद आप जॉबलेस नहीं रह सकते। आपको बहुत सारी फर्म्स ऑफर जॉब्स करना शुरू कर देंगी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, सॉरी, जितना ज्यादा आप टाइम गुजारेंगे उतना ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स बनते जाएंगे। मतलब मार्केट में लोग आपको अप्रोच करना शुरू कर देंगे। तो जब आप रिटर्न बनाएंगे मैं उनको रिव्यू भी करूंगा आपके साथ। ट्रेनिंग्स जो सेशंस होंगे हमारे, आपके एरर्स भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या एरर्स हैं, आपने इसको कैसे ठीक करना है। ठीक है। और किस तरह से इसको जो आपने एक्यूरेटली रिटर्न को प्रिपेयर करना है। इसमें कुछ डायग्नोस्टिक्स भी होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कोर्स की कंप्लीट होने से पहले जो है हम नॉर्मली जो टेक्स्ट प्रिपरेशन के जो जॉब्स हैं उसके जो मतलब क्या क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप एज क्योंकि आप इस कोर्स के बाद आप टैक्स अकाउंटेंट बन जाएंगे। तो जितनी भी फार्म्स हैं कैनेडियन फार्म्स जो जिनको इन टैक्स अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है, वो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछती हैं आपसे, उस हवाले से भी मैं बताऊंगा आपको, और इंटरव्यू टिप्स भी दूंगा। और मैं आप लोगों को रिकमेंड भी करूंगा डिफरेंट फार्म्स के अंदर। ठीक है। और बीपीओस जो है पाकिस्तान में, वही बैक ऑफिस जितने हैं सारे, उनके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, मैंने उनको कुछ नाम भी दिए फर्म्स की, उन्होंने अप्लाई भी किया, कुछ की जॉब्स भी हुई।
कुछ अभी इन प्रोसेस भी हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, आप कितनी जल्दी जो है। उसमें एक चीज़ ये भी है कि आपकी इंग्लिश बहुत मैटर करती है। ये मतलब इस तरह नहीं कि आप गोरा बन जाएंगे, लेकिन इतनी इंग्लिश हो कि आप अपनी बात कन्वे कर सकें एटलीस्ट, क्योंकि जितनी भी फर्म्स हैं वो सब इंग्लिश में इंटरव्यू लेती हैं। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट थिंग है कि आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे कुलीग्स जो जिन्होंने मेरे साथ इस कैरियर को स्टार्ट किया था वो कर रहे हैं, वो मतलब बुक कीपिंग भी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन रिटर्न्स भी कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन भी कर रहे हैं, और फाइवर पे, अपवर्क पे। अच्छा, मैं जिस फर्म के साथ अभी रिसेंटली अटैच्ड हूँ, उनको मैंने खुद जो है वो सेल्स ला कर दी है लिंक्डइन से, तकरीबन कोई $10,000 की, कैनेडियन डॉलर्स की। तो आप खुद से भी लिंक्डइन के थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं। अभी आप बहुत सारे लोग आप सोच रहे होंगे कि मैं नसीर कुरैशी हूँ लेकिन नाम मेरा जेफरी रॉस आ रहा है। तो इसमें वजह ये है कि ये मेरा ट्रेड नेम है, जेफरी रोज। अगर आप लिंक्डइन पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आप मुझे जेफरी रोज के नाम से देख सकते हैं। वहाँ मेरी बहुत सारी वीडियोस भी हैं, मैंने बहुत सारे इस पे कंटेंट भी लिखा हुआ है टेक्स्ट के ऊपर, से रिलेटेड सिनारियोज के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं जाकर लिंक्डइन पे। तो लिंक्डइन को, बल्कि लिंक्डइन आपने कैसे सेल्स जनरेट करनी है, मैं इसके ऊपर भी आपको एक लेक्चर दूंगा। एक ट्रेनिंग सेशन रखेंगे जब हमारा कोर्स एंड होगा। ठीक है, तो सेल्स पे आपने कैसे विजिबिलिटी बनानी है, कौन कौन सी किस किस तरीके की पोस्ट करनी है। जी, अब बेनिफिट्स देख लेते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आप रिमोटली जॉब कर सकते हैं। अभी जो मैं करंट फर्म के साथ काम कर रहा हूँ, मैं रिमोटली जॉब कर रहा हूँ। जो फर्म है मेरी अभी, वो 3 डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो ऑपरेट कर रही है, यूएसए, यूके, कनाडा के अंदर, और यूए में भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना बिजनेस। तो आप किसी भी फर्म के साथ अटैच हो सकती हैं। अभी जो मैंने स्टूडेंट को रिकमेंड किया था, उसको मैंने रेफर किया था, जिसकी जॉब हो गई है, वो भी, उसको भी वर्क फ्रॉम होम मिला है, वो भी रिमोट वर्क है, बिकॉज उनका कोई बैक ऑफिस नहीं है यहाँ कनाडा में। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रिमोट वर्क में जो मैंने, क्योंकि मैंने भी सारी ज़िंदगी ऑफिस में जॉब की है ऑनेस्टली, तो उसमें मैंने जो जो चीज़ ऑब्जर्व की है कि आपका आना जाना, रेडी होना, आपके 2-3 घंटे इसी चीज़ में ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको फर्म में भी जॉब मिलती है, इनके बैक ऑफिस हैं, आप जाएं, सीखें, उसके बाद आप रिमोट जॉब भी ढूंढ सकते हैं। मेरे बहुत सारे कोलीग्स पिछली फर्म्स के, वो भी कुछ ऐसे हैं अब जो रिमोट जॉब्स कर रहे हैं। तो रिमोट जॉब में बेनिफिट है, आपने उठना है, आपने फ्रेश होना है, खाना खाना है, और फौरन आप बैठ गए। आपका वो जो टाइम है आने जाने में वो ज़ाया होता है, वो बच जाता है। आप क्वालिटी टाइम दे सकते हैं अपनी फैमिली को। जैसे ही आपका टाइम पूरा हो, आपने लैपटॉप ऑफ किया, आप निकल के फैमिली को लेके। तो इस तरह से रिमोट वर्क जो है बेसिकली आपको बहुत बेनिफिट देता है। तो क्योंकि लोकल इंडस्ट्री में अगर आप काम करें तो ये पॉसिबल नहीं कि आप रिमोट वर्क कर सकें। तो लोकल इंडस्ट्री में आपको जाना ही पड़ेगा ऑफिस में, वहां जाके आपको अपना काम करना पड़ेगा। फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप काम करें सीपीएस के साथ, अकाउंटिंग फर्म्स के साथ। आप जो है वो एक एज ए टैक्स प्रिपेयर अपनी सर्विसेज खुद से भी प्रोवाइड कर सकते हैं आप लोग, लिंक्डइन के थ्रू, और बाकी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क के, उनके थ्रू। और आप उससे भी इन फ्यूचर अगर आप कनाडा जाते हैं तो आपको ये बेनिफिट देगी चीज़ कि आप वहाँ जाके स्किल्ड हो, स्किल्स आप ऑलरेडी स्किल्स होंगी आपके पास, तो आपको वहाँ जाके जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बहुत सारी मतलब बहुत सारी नहीं कह सकते, कुछ फर्म्स ऐसी हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया है कि आप किसी तरह से भी कनाडा में आ जाएं, तो जॉब का आपको मसला नहीं होगा, जॉब हम आपको दे देंगे। तो इसमें आप पीआर के लिए भी अप्लाई करके बाद में कनाडा जाके जॉब कर सकते हैं बआसानी। और सबसे बड़ी बात ये कि ऑब्वियसली क्योंकि आपकी इनकम डॉलर्स में ही है, और उनके लिए जिस तरह कि आमिर भाई ने पहले कहा था कि कन्वर्जन रेट में हमें बेनिफिट मिलता है, और उनको भी बेनिफिट इसलिए मिलता है कि उनके लिए वहाँ पे एक नॉर्मल अकाउंटेंट की जो सैलरी स्टार्ट होती है वो $3,500 to $4,000 पर मंथ स्टार्ट होती है। तो अगर वो आपको यहाँ पे 2,000-3,000 डॉलर, और वो भी एक नॉर्मल अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ, अगर कोई बहुत एक्सपर्ट अकाउंटेंट है उसकी 6, 7, 8, 9, 10, 15 तक भी जाती है, डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज कैसी है। अगर आपको यहाँ पे पाकिस्तान में 3-4 हज़ार डॉलर मिल जाता है तो मेरा ख्याल है कि बहुत हैंडसम अमाउंट है यहाँ पे, आप अच्छा जो है वो अर्न कर रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके, इस कोर्स को लेने के। मतलब अगर आप यूएस कोर्स करें, कनाडा कोर्स करें, क्योंकि दोनों क्रॉस बॉर्डर हैं, तो इन दोनों में ये सारे बेनिफिट्स आपको जो है वो मिल सकते हैं।
अच्छा जी, कोर्स फीचर्स में हम लाइव जूम सेशंस होंगे हमारे, जिसमें जो द वे होगा कि मैं आपको ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट जब करूंगा तो आपको पहले, क्योंकि ऑब्वियसली पहले सेशन के बाद दूसरे सेशन में आपको जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा पहला 5 मिनट का, वो रिकैप होगा। उसमें मैं डिस्कस करूंगा आपने प्रैक्टिस की कि नहीं की, क्वेश्चंस आपके हैं फिर मजीद तो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जो कोर्स आउटलाइन हमने बनाई है उसके मुताबिक मैं वो करवाऊंगा। फिर उसको जब जैसे ही ट्रेनिंग सेशन एंड होगा तो आखिरी 5-10 मिनट या 15 मिनट हम फिर डिस्कस करेंगे जो आज का ट्रेनिंग ट्रेनिंग थी, उसमें आज का जो था हमारा जो जो टॉपिक था, जो मैंने आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, या प्रैक्टिकल आपको जो मैं टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर करवाऊंगा, उसके हवाले से मैं आपके क्वेश्चन होंगे वो फिर वो भी मैं आंसर करूंगा। फिर ये आप अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आपको 4 मंथ्स की एक्सेस भी दी जाएगी। आमिर भाई, ये वही रिकॉर्डेड सेशंस की एक्सेस है अगर मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पे तो, LMS, जिससे सर ये ये कोर्स जो। कंप्लीशन के 1 महीने बाद तक इसकी एक्सेस जो है वो वैलिड होती है, लेकिन इट अच्छा। डजंट मीन बाद में भी जो है वो एक्सटेंडेबल होती है, सब्जेक्ट टू नॉमिनल चार्जेस। यहाँ बहुत सारे लोग हैं चूंकि ऑलरेडी जो हमारे कोर्सेज में हैं, तो दे नो कि उसके जो हम्म मिनिमम से चार्जेस होते हैं वो पे करके आप किसी भी टाइम पे जो है अपना कोर्स दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर बाद में भी आप, ऐसा नहीं है कि आपको एक्सेस नहीं मिलेगी, आप बाद में भी आप LMS जो उनका स्ट्रक्चर जो सिस्टम है उसके थ्रू आप लॉग इन करके वो रिकॉर्डेड सेशंस आप फिर से भी दोबारा देख सकते हैं और अपने नॉलेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये जो कि आप कर सकती हैं। अगर लेटर ऑन अगर आप अभी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हैं, कि फैमिली का प्रेशर है, या करंटली अभी आप इस तरह से स्टक हैं कि आप फौरन चेंज नहीं कर सकते अपना फील्ड चेंज नहीं कर पा रहे, या कोई फैमिली में कुछ इश्यूज हैं, कुछ भी ऐसा इशू है जो कि अभी आप इसको इंस्टेंटली या कोई बैकअप पे थोड़े से भी सेविंग नहीं है, आप कहते हैं कि नहीं अभी मैं मेंटली तौर पे उस तरह से रेडी नहीं हूँ, तो वो रिकॉर्डेड सेशंस मौजूद होंगे। आप कभी भी दोबारा अपना पूरा नॉलेज रिफ्रेश कर सकते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर से जो है आप अपनी कुछ अरसे के बाद भी स्विच कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे एक जो ग्रुप हमारा बन चुका है उसमें उन्होंने मुझे ऐड कर दिया है। तो डेली बेसिस पे, मतलब वीकेंड्स के ऊपर जो हमारे हुआ करेंगे ट्रेनिंग सेशंस, उसमें जो असाइनमेंट्स होंगी मैं आपको वैसे तो क्लास में भी बता दूंगा, वहाँ पे मैसेज भी कर दूंगा। आपकी जो रिटर्न्स होंगी वो मैं ऑनलाइन सेशन के अंदर रिव्यू भी कर लूंगा ट्रेनिंग सेशंस के अंदर। और कोई क्वेरी अगर आपकी होती है तो आप आपस में भी आप डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को, और वहाँ पे आप मुझे भी टैग कर सकते हैं कोई क्वेश्चन अगर आपका हो। तो क्वालिफाइड मेंटोर्स से मुराद यही है कि मैं ही हूँ जो आप लोगों को ये सारा कोर्स कवर करूंगा। तो क्वालिफाइड से मुराद ये नहीं कि मैं सीपी हूँ, मैं सीपी नहीं हूँ। मैं चूंकि इस फील्ड में काफ़ी अरसे से हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत सारे सीपीज ऐसे हैं जो मुझसे आते हैं, जो डिस्कस करते हैं चीज़ें, जो मुझसे टैक्स एडवाइस लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत है मेरी कि बहुत सारे सीपीएस और बहुत सारे सीपीएस को मैंने ट्रेंड की है। मतलब अभी जो मेरी करंट फर्म है इसमें जो सीपी हैं वो सीपीए तो हैं बेशक, लेकिन उन्हें उस तरह से उसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं है उनकी। मेरी पिछली फर्म्स के अंदर भी कुछ सीपीएस थे जो उन्होंने न्यूली हायर्ड किए सीपीए, क्योंकि जब हम काम करते हैं ना, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ती है। तो हम बार बार रिटर्न्स बना के डिफरेंट स्cenarios को रन कर करके इतना बुलिश हो जाते हैं कि वो सीपीएस जो मतलब पढ़ के आते हैं, जिस तरह एक न्यू ग्रेजुएट होता है, एमबीए किसने की है या बीकॉम की है या एसीसीए की है, वो निकल के आता है। और एक आदमी वो जो उस फील्ड में काम कर रहा है उसका नॉलेज ज्यादा होता है जो प्रैक्टिकल कर रहा होता है बनस्बत उसके जो पढ़ के आता है। तो फिर वो सीपीएस को भी हम ट्रेंड करते हैं, वो बहुत सारी क्वेरीज को हम उनको समझाते हैं, बताते हैं। तो सीपीए में नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इस फील्ड में काफ़ी अरसे से हूँ, तो आप समझें कि आई एम मोर देन क्वालिफाइड। तो आप लोगों को प्रॉपर जो है मैं इस पे गाइड कर सकता हूँ। टेक्स्ट प्रेप सॉफ्टवेयर है जो कि वॉल्टर क्लूवर्स का है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज होते हैं, टेक्स्ट साइकिल भी है और भी होंगे काफ़ी सारे। टेक्स्ट प्रेप एक वाहिद सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारी फर्म्स अभी जो है वो यूज़ कर रही हैं। जितनी भी मेरी पिछली फर्म्स थी, जिन फर्म्स के साथ मैं कॉन्टैक्ट के अंदर हूँ, कुछ फर्म्स के साथ मैं पार्ट टाइम भी जॉब करता हूँ और कुछ फर्म्स के अंदर मैं ट्रेनिंग, जिस तरह आप लोगों को मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, कुछ फर्म्स के अंदर मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट सभी 90% जो है वो टैक्स प्रेप ही यूज कर रहे हैं इसके अंदर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आप लोगों ने सुना, वेट किया सारी इस हैसल के बाद भी। तो अब आप लोग जो है क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ वन बाय वन पूछिएगा।
तो ताकि आसानी हो मुझे आंसर देने में। सर कल जब क्लास होगी तो उसका का टॉपिक क्या होगा, ताकि हम देख लें। जी कल क्लास नहीं होगी, मेरा ख्याल है नहीं नेक्स्ट वीक में जी, होगी शायद। एग्जैक्टली सर, अच्छा नेक्स्ट ठीक वीक है से सर। क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट होंगी। जी इमरान रजा साहब, प्लीज हैंड रेज का ऑप्शन यूज करें। जी इमरान साहब। हम्म। जी इमरान साहब, आप क्वेश्चन करें। इमरान रजा। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। अच्छा, मैंने पूछना था वो जो आपने कहा जीएसटी एचएसटी कवर करेंगे, वो ओवरऑल ही कवर करेंगे जो जितनी 10-12 इनकी रियासतें हैं, क्यूएसटी जीएसटी एचएसटी? अच्छा, ऐसा है कि इमरान साहब ये पॉसिबल ही नहीं कि आप सारी प्रोविंस के लिए काम कर सकें। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसमें कुछ तो प्रोविंसेस ऐसे हैं जिनके साथ आप कर सकते हैं, लेकिन क्यूबेक में आप नहीं कर सकते क्योंकि क्यूबेक का ओवरऑल टैक्स अथॉरिटी डिफरेंट है। मैं करवाने को आपको 2-3 डिफरेंट प्रोविंस की करवा दूंगा, लेकिन जो पैटर्न है बनाने का वो सिमिलर वही होगा। आप किसी भी प्रोविंस की बना सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 1 से 2 प्रोविंस की मैं सिखा दूं तो बाकी भी सिमिलर वे से आप जो है वो बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम और नहीं जो है। और जो पेरोल का आपने नहीं कवर किया, जो सीपीपी और इंश्योरेंस, एक दफा वो भी कवर होगा थोड़ा सा कि नहीं? जो T4 है ना, उसके हवाले से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। T4 बेसिकली होती है एम्प्लॉयमेंट स्लिप, जो साल के एंड पे इशू होती है। पेरोल का इतना आसान नहीं है, उसको कवर नहीं किया जा सकता इस सेशन के अंदर। पेरोल का एक अलग से सेशन में कंडक्ट करूंगा इंशाल्लाह। इस सेशन के बाद मैं आईसीटी के साथ करूंगा डिस्कस इसके ऊपर। और हम पेरोल के ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, और पेरोल का एक प्रॉपर मैं कोर्स आप लोगों को दूंगा। उसके सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, उसका एक पूरा साइकिल है उसके पीछे, पूरी एक लेजिस्लेशन है उसके पीछे। वो इतना आसान नहीं है, वो इन डेप्थ है। यूएस का मुझे नहीं पता वो कैसे कवर कर रहे हैं उसके साथ ही। लेकिन कनाडा का जो पेरोल है वो कॉम्प्लेक्स है, उसको साथ कवर नहीं किया जा सकता, डिटेल्ड है काफी ज्यादा। सही। और इसमें मैंने सुना था लॉ फर्म का स्पेशल होती काउंटिंग, उसका भी थोड़ा सा टच देंगे? वो बुक कीपिंग होती है बेसिकली। लॉ फर्म उसका में ये थोड़ा होता टच है कि देंगे? लॉ फर्म की T2 बेसिकली सेम है सारी। T2 में तो आपने फाइनेंशियल उसमें रिपोर्ट्स डिफरेंस क्या करने हैं होता ना। है? हाँ, सिर्फ लॉ बुक फर्म में कीपिंग डिफरेंट है? बुक कीपिंग का मेनली डिफरेंस होता है। उसके अंदर होता है कि आपका एक होता है ट्रस्ट अकाउंट, एक होता है कंपनी का चेकिंग अकाउंट। ट्रस्ट अकाउंट में सारे क्लाइंट्स की वो पेमेंट जारी होती हैं जो आगे उन्होंने फर्दर अथॉरिटीज को करनी होती हैं। तो वो रेवेन्यू नहीं होता, उसको रेवेन्यू कंसिडर नहीं करते। तो उस चीज़ों को थोड़ा सा बस देखना होता है आपने, ऐसा जो और कुछ भी नहीं है। तो बस यही मेनली डिफरेंस होता है उसके अंदर। तो वो बुक कीपिंग के पार्ट में आती हैं चीज़ें। लेकिन जो जहाँ से हमने कॉर्पोरेट रिटर्न बनानी है वहां से स्टार्ट ये होना है बेसिकली कि आपके पास फाइनेंशियल्स हैं। फाइनेंशियल्स के बाद आपने T2 पे जाना है। और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपको T2 बनाने के लिए, वो सारे मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसमें सारे जिस तरह आपने कहा RSSI शायद, और टैक्स क्रेडिट और ये वो सारा कुछ डिस्कस होगा? जी ऑब्वियसली सब कुछ डिस्कस होगा। चलो ठीक है, थैंक। थैंक यू जी। अब्दुल वहीद माय चौधरी साहब। प्लेयर्स। जी चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपको आवाज आ रही है? अब्दुल वहीद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, नसीर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड टू सी यू। और आमिर साहब आपको भी। आपकी तबीयत कैसी है? मैं सीटीए में अभी, बैच सर मेरा दिसंबर का था और अभी खत्म सर हुआ था। मेरी आपसे मोहब्बत मुलाकात से हो रही है। मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। मैं मेरी तो सेहत अच्छी है, मैं मैं इस्लामाबाद आया हूँ और इंशाल्लाह मैं इनिशियल अच्छा इंट्रोडक्शन में आपको नहीं बता सका। हम यहाँ पे जी, एक बहुत ही मैं स्टेट ऑफ द आर्ट जो कैंपस अपना जो है ना एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में। तो 1 सितंबर को उसकी इनॉग्रेशन है। तो मैं अभी ओहो, बस आपको वही मुबारक वर्क इन हो। प्रोसेस चल रहा है सर। इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट। और नसीर साहब से बात करके अच्छा लगा। इनका वे जी बहुत ऑफ शुक्रिया। एक्सप्रेशन और बहुत अच्छा लगा मुझे, माशाल्लाह। दिस इज नॉट ए प्रेजिंग फोरम, लेकिन मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे वाकई अच्छा लगा है। और आई थैंक जज़ाकल्लाह। यू आमिर साहब एंड यू। और मैं वैसे ही टेम्प्ट हो गया हूँ, हालांकि मैं एक जगह पे सीएफओ भी था और अब भी हूँ किसी लाहौर की कंपनी में। तो आमिर साहब तो जानते हैं मुझे। सर तो मुझे बस एक अब ये ना, मुझे ना एक ही बात इनकी टेम्प्ट की है नसीर भाई आपकी। वो ये कि जो आपने बताया, वो एक बंदा था 46 था एंड ही चेंज हिज करियर।
तो जी जी मैं भी अब ये चाह रहा हूँ कि मैं बजाय ये कि ऑल द वे रोज कहीं, तो मैं भी अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मैं बैठ के रिमोट यहाँ पे बैठ के घर में काम करूँ, मैं बाहर बिल्कुल ना बिल्कुल। जाऊँ। ठीक है। तो मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी मिल लगी है, आई थिंक सो आई शुड कंसिडर इट एंड स्टार्ट इट। इट्स वेरी गुड। और 3 मंथ्स कोर्स है, तो बाकी मैं सिंस यू आर माय टीचर एंड इंस्ट्रक्टर, तो मैं आमिर साहब से कर लूंगा कि श्योर श्योर साढ़े श्योर। बस साढ़े बस से की रेट होएगा। सॉरी साहब, आपकी शफकत है, आपकी शफकत जी भरे जी। कलमात का भी शुक्रिया। आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, मेहरबानी आपकी तशरीफ़ लाए। बाकी जहाँ तक आपने बात की ना कैरियर स्विच करने के हवाले से, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आई गेस जेफरी साहब जो हैं, क्योंकि उनका नाम जेफरी आ रहा है और हम उनको कहते भी जेफरी हैं, तो वो यार मोहम्मद के बारे में बात कर रहे थे। ये हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल इंडीड, ठीक है। बड़ी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने सर्व किया हुआ है, लेकिन अभी डेफिनेटली उनको एक रिमोट अपॉर्चुनिटी भी मिली है। साथ में वो अपने वेंचर्स भी कर सकते हैं, लेकिन रिमोट मैं अपॉर्चुनिटी के आपको पता है आमिर पर्क्स एंड आमिर साहब, प्रिविलेजेस अपनी होती सॉरी टू कट यू, ये जेफरी रॉस नहीं है, ये जेफरी रोज हैं, ये फूल हैं जेफरी। हैं। सर जेफरी मैंने रोज। रॉस बोल दिया था, मैंने जेफरी ही बोला था लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आई सी। सर, ठीक तो है सर, ठीक बिल्कुल है। इसमें अपॉर्चुनिटीज तो हैं। इनफैक्ट अभी भी मैं यूएई के 6 इंटरव्यूज प्लान कर रहा हूँ। मुझे एक फर्म ने अप्रोच किया हुआ है, लाहौर बेस्ड फर्म ही है, ठीक है, यूएसए के, सॉरी, ठीक है। अच्छा अच्छा तो उसके इंटरव्यूज जो है वो हम काइंड ऑफ जो है ना हायरिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं। ये एक अच्छा। मेन वंडरफुल। मिशन है कि हमारे, हेड हाँ हंटिंग हम, भी है, माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। हम उसमें भी जो है ना जा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि फर्म्स हमें तो अप्रोच करती हैं, बीइंग एन इंस्टीट्यूट, उनको पता है कि अल्लाह हम अल्लाह ट्रेनिंग आपको कामयाब करे। ये काज बहुत अच्छी है आपकी, ये काज बहुत अच्छी है। तो और ये हम, मुझे तो लगता है कि आप सर्विसेज में 360 डिग्री हो जाएंगे, हर चीज में पता चले कि सर्विसेज इधर इधर से आ रही सर ये अभी जो है ना 1 सितंबर है। का वेट करें, इंशाल्लाह हमारी फॉर्मल जो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो और सारा कुछ आएगा। उसमें आप देखेंगे कि हमारे कितनी डोमेन्स आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। जी जी सही। यहाँ पे जी। 7 कनाल का जो है वो हमने कैंपस माशाल्लाह बिल्ड किया अच्छा। है, ठीक है। तो उसके ऊपर अभी माशाल्लाह काम माशाल्लाह। चल रहा है। इसी वजह से जो है ना आज आपको जब वो इंट्रोडक्टरी सेशन था ना, उसमें मैं खुद भी भागा भागा पिंडी से आया हूँ कुछ चीजें लेके। लेकिन मुझे ये था कि अच्छा। मैंने कहा चलें आज क्लास स्टार्ट है आप लोगों के साथ, तो ऑब्वियसली जो हमारी कमिटमेंट है हमने उसको पूरा करना ही है, बाकी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं आई डोंट टेक योर टाइम नाउ, नेक्स्ट जो है जो भी है। थैंक यू। थैंक यू नो माय चौधरी साहब। प्लेयर्स, थैंक जी भाई, आपने नाम नहीं लिखा हुआ, 8353212141। यू। 1141। अब नाम लिखा होता तो फिर आईडी भाई कार्ड। साहब का नाम बुलाते। हाँ, 835 नाम है इनका। सर प्लीज अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके सवाल कीजिए। नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो भी हैं। बा, बाकी लोग भी, नवीद ओके साहब। नवीद साहब, आप पूछिए जब तक भाई साहब को जाग नींद आती है, उनकी नींद खुलती है, तो आप पूछिए प्लीज। जी नवीद साहब। नवीद साहब नवीद साहब आपको का माइक तो उन्होंने कर लिया, माइक उन्होंने, लेकिन जी बाकी लोग भी जो है वो हैंड रेज कर लें ताकि हम जल्दी से कवर कर लें। जी वर्क के नाम से एक साहब हैं हेलो। जिन्होंने हैंड रेस का ऑप्शन यूज किया। आप सवाल कीजिए प्लीज। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज बहुत कम है, वालेकुम। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। अच्छा सर, वो मैंने सीए किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सीए किया हुआ है और मैंने हम्म टैक्स की, मैं पीडब्ल्यूसी में टैक्स के डिपार्टमेंट में होता हूँ। तो उसमें ये हम्म। है कि मैंने कुछ यूके के क्लाइंट्स को भी डील किया हुआ है, लेकिन यूएस और कनाडा के कुछ क्लाइंट्स आते हैं लेकिन उसको डील करने में बहुत प्रॉब्लम होती है।
दूसरे हवाले से ये हम्म। क्वेश्चन किया था, तो उसका बता दें आप। मैं ना अपनी फर्म भी अभी रजिस्टर की है एक न्यू, तो इस हवाले से कोई गाइडेंस अगर है तो दे दें, या मतलब क्या करना चाहिए आगे उस हवाले से। जी, कोर्स का पर्पस ही यही है कि आपको इक्विप्ड किया जाए बेसिकली सारे क्लाइंट्स को डील करने के लिए कनाडा पे, क्योंकि ये कनाडा का है। जी अगर आपने यूएस का करना है तो आपको यूएस का कोर्स अलग से लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें चूंकि मैं क्रॉस बॉर्डर टैक्स अकाउंटेंट हूँ, मैं थोड़ा सा आपको पर्सनल लेवल के पर्सनल जी टैक्सेस के अंदर थोड़ा सा क्रॉस बॉर्डर का भी एक केस करवाऊंगा इसके अंदर। जी तो इससे एटलीस्ट ये होगा कि आप इक्विप्ड हो जाएंगे इंशाल्लाह आपने कैनेडियन क्लाइंट्स को डील करने के लिए, ये और कोर्स सर। आप अगर आप कर जी। लेते हैं तो। और सर, इसमें जो बुक कीपिंग का आपने बताया है, तो बुक कीपिंग के सॉफ्टवेयर का भी आप बताएंगे, या बुक कीपिंग के बारे में भी आप बताएंगे? क्योंकि बुक कीपिंग के भी कुछ नहीं, काफी क्लाइंट्स आते बुक हैं। कीपिंग बुक कीपिंग का बिल्कुल, बुक कीपिंग के क्लाइंट्स में ये है कि मैं जब आपको सेल्स टैक्स के बारे में बताऊंगा जी तो जी मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे आपने सेल्स टैक्स को अप्लाई करना है, कौन सी चीज़ों पे नहीं करना, वहाँ पे कॉमनली रेट क्या है और क्या चीज़ें हैं। तो उससे जी आपकी बुक कीपिंग करने में आसानी हो जाएगी। बुक कीपिंग तो ऑलमोस्ट सेम वही चीज़ें हैं ना सारी, जो आपके जी। नहीं, मैं ये पूछ अकाउंट्स हैं सारे। हाँ जी सारे, सर, तो तो मेनली ये होता है एचएसटी किस तरह अप्लाई करना आपने, तो तो वो मैं आपको गाइड कर। मैं ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि हाँ, ना क्या उधर कोई अलग से सॉफ्टवेयर तो नहीं यूज होता है इसके लिए, बुक कीपिंग क्यूबीओ वगैरह? क्यूबीओ पूरी दुनिया में इस्तेमाल क्यूबीओ हो रहा है मोस्टली, अच्छा। जीरो क्यूबीओ इस तरह की चीजें इस्तेमाल जीरो, होती जी हाँ जी, जीरो तो कर रहे हैं, हैं। क्विक हाँ बुक्स वगैरह जीरो हो गया, जो हाँ भी हो गया। और हाँ ये जी, वाले अभी इधर पाकिस्तान क्यूबीओ में। ज्यादा ज्यादा प्रेफर करते हैं कनाडा में, ठीक क्यूबीओ। है। और सर, इसमें एक और चीज़ थी कि जो कनाडा के फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स हैं, तो ये ज़्यादातर लिंक्डइन या अपवर्क के जरूर थ्रू ये ज़्यादा अप्रोच करना मुनासिब अपवर्क फाइवर को मैंने यूटिलाइज नहीं किया कभी भी, मैं लिंक्डइन को यूज कर रहा हूँ। है? तो लिंक्डइन से क्लाइंट आ जाते हैं आपके। आप लिंक्डइन की प्रोफाइल जेफरी रोज की देखिए, आप देखिए मैंने क्या वर्क किया हुआ है, मेरी ठीक। सारी जो है वो पोस्ट वगैरह देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। और सर, एक और भी था, अगर फॉर एग्जांपल हमारी एक न्यू है, मतलब कि अकाउंट है लिंक्डइन का, तो लिंक्डइन के बारे हम्म। में आप हमें गाइड करेंगे इसमें, कि लिंक्डइन का न्यू अकाउंट है तो फिर इसमें कुछ जी ऑब्वियसली लिंक्डइन के बारे में, क्योंकि ये बेसिकली है तो नहीं इसका पार्ट कोर्स का, जी जी लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी एक लेक्चर बिल्कुल लास्ट पे जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो लिंक्डइन पे भी एक मैं लेक्चर दूंगा कि किस तरह से आप लिंक्डइन को बिल्ड कर सकते हैं सेल्स जनरेट करने के लिए। जी ये फौरन ही होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको थोड़ी पेशेंस चाहिए होती है, लेकिन ओवर द टाइम जैसे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी वहाँ से ऑथेंटिसिटी होती है जी तो जी। आपकी सेल्स बनना शुरू हो जाती है। लेकिन ये एक मुसलसल एफर्ट है। आप कहीं भी ठीक। किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, किसी जगह पे भी जाके फौरन सेल्स नहीं हो जाती, क्योंकि ये जो जी फ्री, एक तो देखें वे ये कि आप मार्केट करें, मार्केटिंग करें और जी लोग आप तक आ जाएं, दिस इज द पेड वे टू गेट द जी क्लाइंट्स। दूसरा जो है आप खुद से आहिस्ता 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 डेली बेसिस के ऊपर जी लिंक्डइन के ऊपर वर्कआउट करना शुरू करें। यू यू नीड टू सेट योर प्रोफाइल इन अ वे कि जब कोई आपकी प्रोफाइल पे आए तो वो इम्प्रेस हो आपसे, आपको अप्रोच करे या आप लोगों को अप्रोच करें और फिर वो आपकी प्रोफाइल पे आए। तो वो एक पूरा जो है ना एक मैकेनिज्म है जो कि मैं इस कोर्स के अंदर एंड पे ऐड जी। करूंगा और आप सर, लोगों को लास्ट एज अ क्वेश्चन था। बोनस। जी जी सर, जी लास्ट जी। क्वेश्चन था। आपने अभी मेंशन किया था कि आपने मतलब देखते हैं कोई स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं तो आप हेल्प भी करते हैं, उनको हेल्प आउट भी करते हैं क्लाइंट्स के लिए, या फर्म में जॉब के लिए, या रिमोट जॉब के लिए? जी जी जॉब्स के लिए करता हूँ, किसी क्लाइंट आ जाए, उसे क्लाइंट जी। समझ ना आ रही हो तो मैं समझा भी देता हूँ, उसकी हेल्प कर तो देता हूँ, उसमें जॉब कोई के लिए इशू नहीं। आप करेंगे इसमें एफर्ट? क्योंकि सर मेरा ना सीए में गोल्ड मेडल है। ठीक है। तो हम्म मैंने इधर काफी किया भी हुआ है, मतलब कि निषाद ग्रुप ऑफ कंपनीज को मैंने किया हुआ है, यहाँ पे टैक्सटाइल किया हुआ है। हम्म उसके अलावा मैंने हम्म काफी जगहों पे टैक्स के रिलेटेड काफी काम किया हुआ, और मैंने मेरा इंटरेस्ट भी क्योंकि मैं वैसे ऑडिटर भी हूँ, मैंने हम्म ऑडिट में भी मेरा गोल्ड मेडल था। तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट हम्म। ज्यादा टैक्स में है। तो आप इस के रिलेटेड कोई अगर कर सकते हैं साथ साथ? जी ऑब्वियसली मैं आपको सपोर्ट करूंगा इसके अंदर, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी तो ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग सेशन भी कोई क्लाइंट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा उसमें। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक नो प्रॉब्लम। थैंक यू जी, थैंक यू। फैज़ान साहब, मिस्टर फैज़ान। सर ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर सलाम। सर ज़्यादा फोकस किस पे होगा हमारा, T2 पे होगा या T1 पे होगा? और दूसरा ये कि ये जो पेरोल के हवाले से इसके कोर्स कंफर्म है ना इसके बाद जो है, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा उसी में। जी जी जी, पेरोल उसके बाद में करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और अभी जो फोकस है मेन वो T1 पे है या T2 के लिए है?
बैलेंस्ड है बेसिकली। आपको T1 T2 एक बैलेंस वे से सिखाया जाएगा क्योंकि दोनों कनेक्टेड होते हैं। इस तरह से होता है कि अगर आपकी कॉरपोरेशन है और आप वहाँ से डिविडेंड लेना चाहते हैं या आप वहाँ से एम्प्लॉयमेंट इनकम लेना चाहते हैं तो उसकी टैक्स प्लानिंग होती है। तो वो थोड़ा बहुत इस तरह से इन अ वे कि आपको बैलेंस करके पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा ताकि आपकी दोनों चीज़ें कवर हो जाए। थैंक यू। माय प्लेयर्स। ओके जी, मोहम्मद शर्जील। मोहम्मद शर्जील साहब आपको आवाज आ रही है? ओके, शर्जील साहब को आवाज नहीं आ रही गालबन। मोहम्मद नदीम, आवाज आ रही है आपको? जी शर्जील साहब जी प्लीज जी, वालेकुम सलाम, आ रही है सॉरी, वो मैं माइक ढूंढ रहा था, माइक नहीं मिला। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, सॉरी, मैंने ये पूछना था कि ये जो आप जो कोर्स जब करवाएंगे तो इसके बाद कोई यानी सर्टिफिकेशन या किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है ऑफिशियल कैनेडियन यानी गवर्नमेंट की तरफ से कि ये लोग टैक्स फाइल कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर सकते, यानी जैसे एक मिनिमम होता है कोई क्राइटेरिया लेकिन जब सर्टिफिकेशन आप या कोई किसी भी क्वालिफिकेशन? फर्म के पास जाएंगे ना, किसी भी फर्म के पास जाएंगे तो वो आपको ई फाइलिंग की ऑप्शन देगी। आप वहाँ पे ई फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज पेपर फाइल की ऑप्शन होती है। आप किसी भी इस तरह के सॉफ्टवेयर्स भी हैं क्योंकि ये जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ बेसिकली ये है इस तरह से कि आपको टैक्स अकाउंटेंट बनाए ताकि आप किसी भी फर्म के साथ अटैच हो सकें। इंडिपेंडेंटली अगर आप करती हैं तो आपको ई फाइलिंग नंबर लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपका कोई दोस्त अगर कनाडा में है तो आप उसके ऊपर उसके नाम पे ले सकते हैं। और फिर आप वो ई फाइल के लिए आपको सॉफ्टवेयर बाय करना पड़ेगा। वही सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं जो मैं जिस पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, या फिर आप यू फाइल, टर्बोटैक्स, इस तरह के बाकी सॉफ्टवेयर पे जाके भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये वे है इसका। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, जैसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक गलत फाइल नहीं हो नहीं, जाती है सीपीए इसकी सूपीए कुछ भी और नहीं है। बाद में। सीपीए कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। सीपीए होना जरूरी नहीं है। सीपीए होना अच्छा, जरूरी नहीं है आपका। और उसमें आपके पास ई फाइलिंग नंबर होना चाहिए। और अगर आप किसी फर्म के साथ काम करें तो वैसे आपकी हैटी खत्म होगी तो फर्म आपको प्रोवाइड करेगी। बस हत्ता कि कुछ फर्म्स की तो ई फाइलिंग से डिपार्टमेंट ही अलग होते हैं। आप रिटर्न बना के फाइनलाइज करके क्लाइंट फिर इसको आंसर करके उसको रिव्यू करवा के क्लाइंट को रिटर्न जब वो फाइनलाइज कर देते हैं तो फिर ई फाइलिंग डिपार्टमेंट खुद से उसको ई फाइल कर देता है। अगर आप खुद से भी करना चाह रहे हैं तो यू फाइल में पेपर यू फाइल पे जाके टर्बोटेक्स पे जाके रिटर्न बनाएं। और उसके बाद जो है उसको आप सेंड कर दें पीडीएफ डॉक्यूमेंट क्लाइंट को, और वो उसे प्रिंट करके साइन करके पेपर सबमिशन भी करवा सकता है रिटर्न की। अच्छा, यानी क्लाइंट के आप डायरेक्ट एक्सेस ना भी करें तो भी आप कर सकते हैं, यानी हाँ, सॉफ्टवेयर इसमें पे। एज सच कोई वो नहीं है मामला। मैं भी कह रहा हूँ गेन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको परसू करना चाह रहे हैं इस कैरियर को। आप क्या इसको इंडिपेंडेंटली करना चाह रहे हैं जी, या इंडिपेंडेंटली। किसी फर्म के साथ। अगर इंडिपेंडेंटली करना चाह रहे हैं तो आप अगर ई फाइलिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको कनाडा में कोई आपका रिलेटिव है तो उसके नाम पे आप ई फाइलिंग नंबर ले सकते हैं। ई फाइलिंग नंबर सही है। लेके आप आसानी, उसमें सीपीओ होना जरूरी नहीं है आपका। अच्छा, ई फाइलिंग नंबर का मतलब है कि यू आर यानी क्वालिफाइड टैक्स प्रोफेशनल, ये मतलब है ई फाइलिंग नंबर का? या नॉर्मल ई फाइलिंग का ई मतलब है कि फाइलिंग एक जैसे फैसिलिटी, एनटीएन नंबर होता है हमारा? शर्जील साहब एक ई फाइलिंग का एक मैकेनिज्म नंबर। समझे ना, एक फैसिलिटी है वो, एक आपको दी गई है कि आप हम्म अपने रिटर्न को ई फाइल कर सकें यहीं बैठे हुए, ठीक है। अदरवाइज आपके हम्म पेपर सबमिशन का आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग होता है का वो एक ऑप्शन पेपर सर्टिफिकेशन सबमिशन। आपको सेपरेट नंबर दिया जाता है। अच्छा अच्छा, जी सही। दैट्स हैड नथिंग टू लाइक, उसका आमिर। कोई कनेक्शन नहीं है एक्रेडिटेशन के साथ या इस तरह का कोई मामला नहीं है, वो एक अच्छा फैसिलिटी अच्छा, है, दैट्स इट। हाँ, सही। फैसिलिटी है बिल्कुल ऐसे ही। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। थैंक यू शजीर साहब जी। मोहम्मद नदीम साहब आप थैंक यू। पूछिए प्लीज। कुछ लोग मैसेज में भी पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, तो वो उनको हम बाद में आंसर करते हैं। जी सर। जी नदीम साहब, नदीम साहब आपको आवाज आ रही है? थोड़ा ऊंचा बोलें। ओके, AC, नदीम साहब को गालबन उनके तरफ नेट का प्रॉब्लम है, हम उनको सुन नहीं पा रहे, उनकी आवाज नहीं आ रही। AC, हम्म AC। सर ये तो फिर होता है ना, बड़े यूनिक यूनिक नेम भी आते हैं सर। जी फैजान, आप सवाल कीजिए प्लीज। हाँ, AC।
फिजान आपको आवाज आ रही है? सर कर लिया था मैंने, सॉरी वो हैंड ओके, रेज रह आपका गया। क्वेश्चन हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। उन्होंने नदीम हैंड साहब, रेज छोड़ आपको दिया था। आपको आवाज आ रही है तो आप प्लीज क्वेश्चन कर लीजिए, अदरवाइज हम फिर दूसरे क्वेश्चंस एड्रेस करते हैं। जी जी, बाकी लोग जिन्होंने और किसी ने क्वेश्चंस करने तो वो भी अपना हैंड रेज कर लें ताकि हम इसे करें। फिर मैसेजेस के ऊपर डबल जो एसी क्वेश्चंस वाले हैं भाई भी जो है ना वो चिल एसी लगा के सोए हुए हैं तो डबल एस। ओके जी, किसी और का क्वेश्चन है? जी आयशा, आप प्लीज पूछिए, आयशा यूसुफ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कोर्स के बाद क्या हम सीपीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं टू बिकम अ सीपीए फॉर कनाडा, या उसके लिए फर्दर कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं? इस कोर्स से पहले भी कर सकती हैं आप सीपीए के लिए एग्जैक्टली। अप्लाई। तो उसकी फिर मतलब आप बता सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं, या क्या उनको रिक्वायर्ड होता है सीपीए एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए इन कनाडा? सीपीए पाकिस्तान में नहीं हो सकता, आपको कनाडा ही जाना पड़ना है। अच्छा। और दूसरा आप आपका प्रो जो है मैट्रिक के ऊपर बैचलर्स, जाके सर्च कर लें। हाँ रिसर्च भी कर सकती हैं, वैसे बैचलर्स होना चाहिए आपका एटलीस्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, हाँ, सही है सही है। और अगर जज़ाकल्ला आप सर। ये कोर्स कोर्स कर लेती हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको सीपी करने में आसानी होगी। जी बिल्कुल, जज़ाकल्ला सर। थैंक यू जी। थैंक मोहसिन यू। अली, आप पूछिए प्लीज। अस्सलाम मोहसिन अली। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये मालूम करना था, जैसे अभी मैं तो एक्चुअली क्या है कि डबल मास्टर भी हूँ और मैं इस वक्त मेरी एज है 63। तो मैं बैंकर हूँ, सीनियर बैंकर। मैंने दुबई में भी काफ़ी काम किया। अब ये है कि मेरे 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 बच्चे जो है वो कनाडा में हैं। तो अब ये जो आप जो जी कह जी। रहे हैं कि ई फाइलिंग में वहाँ किसी के नाम पे ले लूँ। अच्छा, मैं यहाँ रिटर्न हम्म। तो फाइल करता हूँ अपने भी, और कुछ दूसरे लोगों की टैक्स रिटर्न तो मैं फाइल करता हूँ यहाँ पर। हम्म। और अभी इस वक्त मैं एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी का सीईओ भी हूँ। तो मैं हम्म। चूंकि मेरी बेटी भी मुझे कह रही है कनाडा शिफ्ट होने के लिए, तो मैं जी ये जी। अगर ये कोर्स कर लूँ तो क्या मुझे जो है मतलब वहाँ पर जो है फिर मैं कनाडा अगर शिफ्ट हो जाऊँ तो ये मुझे बेनिफिशियल मेरे लिए रहेगा कि नहीं? और दूसरी बात ये है अगर कि अब अगर हम्म। जी 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 जी, आप तो क्वेश्चन कंप्लीट करें पहले सर। क्या करें? सर आप आप क्वेश्चन क्वेश्चन पूरा कर कंप्लीट। लीजिए फिर आपको जी जी एड्रेस करते हाँ, हैं। तो ठीक है। हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि जब अगर वहाँ पर जैसे अभी हम ई फाइलिंग अगर मैं किसी मैं बेटी के या अपने दामाद के नाम पे ले लूँ और उसके बाद फिर मैं वो जो है फाइलिंग करूँ, तो मुझे जो है वो अगर मैं वहाँ शिफ्ट होना चाहूँ तो उसके लिए फिर ये जो वीज़ा प्रोसेस है, तो वो वीज़ा मुझे जो है वर्क परमिट के बगैर भी मैं वहाँ कर सकता हूँ, ये रिटर्न फाइल ई फाइलिंग जो लोगों के लिए है? बस यही अच्छा, क्वेश्चन है। वीज़ा थैंक यू। प्रोसेस का तो कंसल्टेंट ही बता सकता है आपको, लेकिन जो आपकी नहीं लेकिन बेटी हैं अगर वो जी जी हम्म, जी 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 बोलिए जी। जो आपकी बेटी हैं वो अगर कनेडियन सिटीजन या पीआर पे हैं तो वो ले सकती है फाइलिंग नंबर। और इसमें सीपी होना, जैसा मैंने पहले बताया था कि ज़रूरी नहीं है सीपी होना आपका ना। तो ठीक आप है। अगर ये स्किल सारी कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो डेफिनेटली आप वहाँ जाके ना सिर्फ जॉब भी देख सकते हैं बल्कि आप खुद से भी अपना ही काम कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरी एज 63 है वैसे। हाँ, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको काम करना आता है तो। अच्छा। वहाँ पर एज लिमिट नहीं है कोई एज सच जो है किसी कंसल्टेंसी नहीं, वहाँ जो कनाडा है में जो फॉर्म? अच्छी बात है ना वो ये है कि वहाँ पे जो अर्ली रिटायरमेंट है वो 60 है, नॉर्मल रिटायरमेंट 65 है, और लेट रिटायरमेंट 70 है, ठीक है। और वहाँ पे लोग 60 एक ही एज में भी नए कोर्सेज कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये ट्रेंड है कनाडा के अंदर। और वहाँ एज को इस तरह से फैक्टर नहीं किया जाता जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि जी ये 60 का हो गया ये बंदा। क्योंकि मैं आपको लिटरली यहाँ पे रियल अब एक बात बताता हूँ कि मेरी क्लाइंट थी जिसकी एज थी अराउंड 57, ठीक है। तो जी मैं उससे, जब वो सिंगल थी बेसिकली, जब मैं उससे बात करता था तो मेरे, क्योंकि पाकिस्तानी स्टाइल था, ये बहुत पहले की बात है हमारी, हम समझते थे कि ये कोई एजड है बंदा। लेकिन बिलीव मी कि जब मैंने उसके वर्चुअल मीटिंग की तो मुझे लगा जैसे 35 साल की लड़की है। वहां लोगों ने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है कि 60 60 के भी होके बिल्कुल यंग लगते हैं वो, जिस तरह 35। तो वहां पे लोग नॉर्मली 60 की एज में भी कोई नया कोर्स, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, कोई नई चीज में चले गए, नई फील्ड में चले गए, वो चेंज कर रहे होते हैं। तो ये नॉर्मल है, अगर आपको काम आता है, आपको स्किल्स के ऊपर स्किल सेट्स आपकी हैं, तो आप डेफिनेटली काम कर सकते हैं। ठीक है। तो एक सवाल मेरा और है, वो ये कि जैसे अभी आपने कहा कि ये अगर किसी फर्म के साथ हम ई फाइलिंग हम उसके साथ जो है वो अगर हम ज्वाइन कर लें वहाँ पर,
और हम यहाँ रहें और वो फर्म वहाँ पर ई फाइलिंग जिसके पास हो उसके साथ हम ज्वाइन कर लें, और फिर हम किसी का ई फाइलिंग के ज़रिए रिटर्न फाइल करें, और उसके बाद फिर वो वहाँ के लोग जो है वो फर्म जो है PDF में जो भी वो करके सिग्नेचर वगैरह करके सबमिट कर देंगे। तो क्या ये इतना जो है वो लेंदी काम है कि वो खुद नहीं कर सकते? वो अगर फिर हमें वो क्यों करने देंगे? जाहिर है जब वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो फ़ी के तौर पे हमें भी उनको देनी पड़ेगी, तो क्या ये ऐसा सच जो है मतलब कोई लेंदी प्रोसीजर है कि जिसके लिए उनको जो है दूसरे कंसल्टेंट हायर करने की ज़रूरत है? वो ये काम खुद भी तो कर सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, सॉरी, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे दोबारा प्लीज? मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा ना कि किसी कंसल्टेंट फर्म के साथ हम ज्वाइन हो जाए वहाँ पर, या हम यहाँ रहें और यहाँ हम टैक्स उनके जो है ई फाइलिंग के थ्रू उसके जो है टैक्स हम रिटर्न जमा करें, और तो जो है फिजिकल सबमिट जो है वहाँ के उनका एक अलग डिपार्टमेंट होता है वो करेगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मतलब क्या इतना लेंदी है कि वो जो है इस काम के लिए हमें हायर करेंगे, क्यों ना वो अपने खुद ना कर लें अपने डिपार्टमेंट के थ्रू? मतलब क्या इसमें क्या ये मतलब ये कि नहीं, असल में बात ई फाइलिंग की नहीं है मोहसिन साहब, बात ई फाइलिंग की नहीं है, बात है रिटर्न प्रिपरेशन की, रिटर्न बनाने की। तो जो रिटर्न बनाने का प्रोसेस है ना, वो एक पूरा साइकिल है। तो ऑब्वियसली जितनी बड़ी फार्म्स हैं, मेरी एक फार्म थी, पिछली दो फार्म्स में से एक फार्म मेरी ऐसी जिसका जो पर्सनल क्लाइंट थे, अब ये चीजें मुझे रिवील नहीं करनी चाहिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 10,000 क्लाइंट थे पर्सनल। अच्छा, तो मतलब वो लोग नहीं कर सकते ये, मतलब इतना ज्यादा उनके पास क्लाइंटेज जितना ज्यादा होता है कि वो लोग नहीं कर पाते? मोहसिन साहब जस्ट टू मतलब रिलेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान में भी क्या हर बंदा अपनी टैक्स रिटर्न खुद प्रिपेयर कर सकता है? हमारा जो जी टैक्स सॉरी, सिस्टम मेरी है। मेरी वो अगेन मैं नेट स्विच कर रहा था। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको आंसर। हाँ आ रही है, अब आ रही है। जी जी मोहसिन भाई, ऐसा है कि सिंपल, कि अब जब आप किसी भी फॉर्म के साथ अटैच होते हैं जाकर, तो सिर्फ ई फाइलिंग का मसला नहीं, ई फाइलिंग तो एक क्लिक पे हो जानी है आपकी, वो इशू नहीं है। रिटर्न बनाना असल में मेन काम है। और रिटर्न बनाने के लिए जब क्लाइंट कोई भी आता है आपके पास, उसका आपको सिनारियो अंडरस्टैंड करना पड़ता है, इसका सिनारियो क्या है, फिर उससे सारी स्लिप्स लेनी है, फिर आपने रिटर्न बनानी है, फिर उसको भेजनी है, उसे रिव्यू करवानी है, फिर उसकी क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो एक्यूरेटली रिटर्न बनाना असल में मेन चीज है। तो इसलिए जो मेरी पिछली कुछ फर्म्स थी, उनमें से एक फर्म थी जिसके पास 10,000 क्लाइंट था, 10,000 नंबर ऑफ क्लाइंट्स थे। तो ऑब्वियसली उनके पास जो स्ट्रेंथ थी फर्म में, वो थी अराउंड 120 एम्प्लॉयज दे हायर्ड फर्म के अंदर, सही है। ये सारे क्लाइंट्स को डील करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा काम है। तो ऑब्वियसली सम टाइम आउटसोर्स भी करते हैं, आपको जॉब दे देते हैं। सम टाइम जिनके बैक ऑफिसेज हैं वो यहाँ बुला लेते हैं आपको, तो जॉब मिल जाती है। इसमें अभी भी जो है वो स्कोप है इस फील्ड के अंदर, ये ग्रो कर रही है बहुत तेजी के साथ। और तो इसमें सेकेंडली ये ऐसी ज्यादातर चीज़ भी। हम्म। इसमें ज्यादातर जो है वो हमें खुद क्लाइंट लेने पड़ते हैं कि हम वो कंपनी हमें खुद देगी क्लाइंट? कंपनी देगी ना काम आपको करने के लिए, आपने करना है। वो क्लाइंट दे देगी आपको करने के लिए, सारे टूल्स देगी आपको करने के लिए, डाटा प्रोवाइड करेगी, आपने रिटर्न बना के देनी है। अच्छा, मतलब हमारा जो है कॉन्टेक्ट पॉइंट एम्प्लॉयमेंट जो है रिलेशनशिप वो में होंगे कंपनी ही सर। होगी, क्लाइंट नहीं होगा? हाँ, नहीं, हाँ, जी आप एम्प्लॉय होंगे ना उस कंपनी के, और कंपनी आपको क्लाइंट्स देगी करने के लिए। ठीक है। अकाउंटेंट है ना आप, पब्लिक अकाउंटेंट बन जाएंगे आप। ठीक, थैंक यू। जी इमरान साहब, इमरान रजा साहब, थैंक यू मोहसिन साहब। जी इमरान रजा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, वो मैंने सवाल ये पूछना था कि वहाँ पे फर्म रजिस्टर कराने के लिए CPA होना जरूरी है या सिंपल बस LLC की खुल जाएगी और फर्म रजिस्टर हो नहीं जाएगी? एलएलसी, एलएलसी वहाँ वहाँ पे एलएलसी नहीं होती। सिंपल कॉर्प इनको आप कंपनी ओपन कर सकते हैं, कॉरपोरेशन या इनकॉर्पोरेशन, इस तरह के लीगल नेम्स के साथ, लिमिटेड के लीगल नेम के साथ। और फिर जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे करेंगे आप। उसके बाद जो है आप अपना CRA को ई फाइलिंग नंबर के लिए एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। इसमें CP आना जरूरी नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू जी। जी किसी और का सवाल है? अदरवाइज हम सेशन को रैप अप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, अजीम बोल रहा हूँ। जी बोलिए अजीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू वेरी मच, बड़ा ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये जेफ भाई ने बड़ा ज़बरदस्त सेशन दिया है। तो आपके साथ तो मेरी एसोसिएशन रही थी एक दो कोर्सेज के हवाले से। अच्छा मेरा सर कैनेडियन टैक्सेशन के हवाले से ये है
इसमें आप पर्सनल टैक्स कोर्स में कवर क्या कर रहे हैं, पर्सनल टैक्सेशन और कॉर्पोरेट टैक्सेशन, या सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्सेशन ही कवर करेंगे आप? इसमें थैंक यू। जितनी भी आपकी रिटर्न्स है ना, पर्सनल टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस और जी HST रिटर्न, सेल्स टैक्स, जी जी। ये इसमें कवर हो रही स्टेट है। टैक्स रिटर्न, ये सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न्स, ये सब कुछ कवर होगा, स्वाय पेरोल के। और इस पेरोल कवर नहीं है इसके अंदर। और बाकी जो हार्मोनाइज्ड सेल्स टैक्स, ये भी कवर होगा सर रियल एस्टेट के ऊपर? हाँ, ये नाम है ना इसका, मतलब आप सेल्स टैक्स कह लें, हार्मोनाइज्ड सेल्स टैक्स कह लें, ठीक है, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स कह लें, कुछ भी कह लें, वो सेल्स बड़ा टैक्स ही सारा। है ना। हाँ जी, वो कवर होगा। तो जो उधर के सर नॉन रेजिडेंट होंगे वो भी कवर हो जाएंगे इसमें, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन? जी, वो भी कवर करेंगे। चलें सर, थैंक यू सो मच थैंक सर, यू अजीम थैंक यू, साहब, थैंक यू। थैंक यू। जी मलक अमान। नो प्रॉब्लम, माय प्लेयर्स माय। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ई फाइल पर। यहाँ पर मैंने सर्च किया ई फाइल और नेट फाइल, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ई फाइल होता है जो आप अगर कोई एज ए टैक्स प्रिपेरर अगर आप रिटर्न सबमिट करते हैं तो आपको ई फाइलिंग नंबर चाहिए होता है। नेट फाइल होता है जो आपके नोटिस ऑफ असेसमेंट पे गिवन होता है। अगर आप खुद से रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, आप कनाडा के रेजिडेंट हैं, तो आप वो अपने नोटिस ऑफ असेसमेंट से वो नेट फाइल नंबर डाल के अपने रिटर्न को ई फाइल कर सकते हैं। ये फ़र्क है दोनों में। मतलब वहाँ पर जो रहते हैं, अगर वो पाकिस्तानी हो या वहाँ का अपना हो, तो नेट फाइल खुद से करवाएगा, मतलब किसी कंसल्टेंट से हाँ, या नेट किसी फाइल इंसान से? बेसिकली, हाँ देखिए, इस तरह पाकिस्तान में भी अपनी रिटर्न आप खुद फाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ अकाउंटेंट बिल्कुल हायर करना कर ज़रूरी सकते हैं। नहीं है। हाँ इस हाँ तरह हाँ कनाडा में बिल्कुल। भी लोग अपनी फाइल खुद रिटर्न कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सर। जी, नो प्रॉब्लम। आपको आवाज आ रही है? जी सर, मुझे आवाज़ आ रही है। सॉरी सर, ये दरमियान में मेरा भी इंटरनेट का इशू हो गया था। एनी हाउ, तो कोई बात नहीं। आपका आपका सवाल क्लियर हुआ अमान भाई? जी, हो गया उनका, मैंने आंसर कर जी दिया। थैंक जी जी बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक क्लियर हो गया, थैंक यू सर। थैंक यू। जी जी, एनीवन मोहसिन अली एल्स का जिसका कोई सवाल हो? मतलब उनका मोहसिन साहब का क्वेश्चन हो गया होगा ऑलरेडी। हो गया बच्चों, हाँ हैंड जी रेज रखा हुआ था। सर, आप चैट में से कुछ क्यूरीज को आंसर कर दें, देन इंशाल्लाह विल रैप अप द सेशन और फिर अगले हफ्ते हम प्रॉपर क्लासेस के साथ मिलते हैं। ओके, सलाम टू एवरीवन। सर आवाज़ नहीं आ रही है, चाहिए बस देख लेते हैं कोई है। सर इनको आयशा यूसुफ सर, इन कोर्सेज की कॉस्ट भी बताइए आप। आप आयशा अपने मिस। कोऑर्डिनेटर से आप बात कर लें, या फिर हाँ। आपको नंबर जो है वो चैट बॉक्स में भी शेयर किया हुआ है आयशा, आप उस पर कांटेक्ट कर लें, आपको सारा कैटलॉग के अंदर डिटेल जो है वो शो हो जाएगी। आई कैन शेयर नंबर अगेन। आल्सो कैन यू गाइड ऑन, अच्छा ये नेक्स्ट आईफोन 16 है, इनका नाम नहीं लिखा हुआ। आल्सो कैन यू गाइड ऑन प्रोसीजर ऑफ बीइंग ए डिजिटल नॉर्म्ड आफ्टर रजिस्टरिंग कंपनी देयर, थैंक यू। अच्छा, कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो इस तरह तो नहीं बता सकता आपको यहाँ पे। आपको मैं जब आप हम ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर इन डिटेल आपको जो है ना वो प्रोसीजर मैं बता दूंगा। अच्छा जी। अच्छा, निदा जो है, मिस निदा, उन्होंने क्वेश्चन किया, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप प्रैक्टिकल के लिए सॉफ्टवेयर का एक्सेस देंगे और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे? जी सर, इंटर्नशिप देते हैं आप लोग। जी सर, नहीं इंटर्नशिप देखिए देते सर, हैं, इंटर्नशिप आप आप। हमारा इंटर्नशिप का इससे पहले भी एक हजरत गालिबन शायद वो माशाल्लाह क्वालिफाइड भी थे, बता रहे थे ऐसे ही है सर। सीए थे ना हम्म। हमारे साथ एक बात करते हुए, ठीक है। जी 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 हाँ, जी जी अब जी। उसमें सर देखिए, हमारा आपके साथ कोई इंटर्नशिप का या कोई रिक्रूटमेंट का दिस इज नॉट, आप हमारी कमिटमेंट नहीं है आपसे। अगर आपको जेफरी साहब कह रहे हैं, ठीक है, या हमारी तरफ से कहा जा रहा है कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, तो टू द एक्सटेंट वी कैन, बिल्कुल हम करेंगे। हमें डिफरेंट फार्म्स भी अप्रोच कर रही होती हैं, हम उसमें रिकमेंडेशंस जो है वो आपकी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने सीखा कितना है, ठीक है। क्योंकि ये जस्ट कोर्स में एनरोल होने का नाम नहीं है। अगर आपको इस स्किल सेट को लेना है तो आपको फिर डेडिकेशन के साथ ये 3 महीने कमिटमेंट के साथ जो है वो अपनी क्लासेस भी लेनी होगी, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट आवर कमिटमेंट कि हम आपको इंटर्नशिप या फिर जो जॉब प्लेसमेंट है उसमें फैसिलिटेट करेंगे। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो डेफिनेटली हमारी फर्स्ट चॉइस यही होती है कि हम अपनी जो ऑडियंस है
जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उनको जो है वो उस सिलसिले में फैसिलिटेट करें, बट दिस इज नॉट अ कमिटमेंट। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं डिफरेंट फर्म्स के अंदर, उनको मैंने रिकमेंड किया है वहाँ पे। लेकिन अगेन वो उनकी, मैं ये नहीं समझता कि मेरे रिकमेंड करने से या रेफर करने से वो लगे हैं, बल्कि वो अपनी कैपेबिलिटी के बेस पे लगे हैं। क्योंकि एग्जैक्टली जब भी मैं किसी को रेफर करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ भाई मैं बंदा भेज रहा हूँ, इसको आपने प्रॉपर इंटरव्यू करके हायर करना है, इसको इस हाँ, बात एवेल्यूएट करना बेस है पे हायर नहीं ऑब्वियसली। करना कि मैंने भेजा है इसको। अगर ये बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है, वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आप इसे बिल्कुल हायर ना करें, कि बाद में मुझे आपने ब्लेम नहीं करना। ठीक है, तो आप अगर कॉम्पिटेंट होंगे, मुझे लगेगा, तो मैं जरूर आपको रेफर करूंगा, और मे बी इंटर्नशिप के अलावा हट के आपको जॉब भी मिल जाए। लेकिन जी इंटर्नशिप के लिए भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन अगेन आमिर भाई वाली बात की कमिटमेंट नहीं है ये, आपकी ऊपर है कि आप कितनी एफर्ट पुट करती हैं, आप कितना हमें दिखाते हैं, तो आपकी कोशिश की जा सकती है इस चीज़ के लिए। और सॉफ्टवेयर के लिए मिस निदा को इनका क्वेश्चन सॉफ्टवेयर का भी है, तो सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली हम आपको देंगे, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। जी। सैयद हसन अच्छा जी। आपने हैंड रेज किया है जी, हसन भाई, सैयद हसन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक कुछ डिफरेंट क्वेश्चन था, अगर आप आंसर करना चाहें। सर मेरे जी जी। भाई वहाँ रहते हैं टोरंटो में, तो उन्होंने जी मुझे जी। इनविटेशन भेजी थी। मेरी भतीजी की वहाँ शादी थी। तो हुआ ये कि मेरा विजिट वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट हो गया, अप्रूव्ड हो गया है। तो मे बी वो हम्म। 3 वीक्स में जो है वो आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अब मुझे ये बताएं कि मैं विजिट वीज़े पे वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेल कर सकता हूँ। तो इस बारे में कुछ है आपके पास नॉलेज? नहीं हसन साहब, इस हवाले से नॉलेज नहीं है, ये एग्जैक्टली। कंसल्टेंट ही बता आप सकता है सीआरए आपको की इस। वेबसाइट के ऊपर जाके देखें कि बीइंग ऑन अ विजिटर वीज़ा आपके पास कुछ होती हैं, जॉब सर्चिंग के हवाले से कोई ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और अगर आपने अपने हम्म उस विजिट वीज़ा को कन्वर्ट भी करवाना है तो ऑब्वियसली आप जब वहाँ पे जाएंगे तो देयर शुड बी रीजनेबल ग्राउंड्स जो आप प्रेजेंट करें कि मेरी जॉब हो गई है, ठीक है। अगर वो उससे सेटिस्फाइड है सीआरए, आपका जो आईआरसीसी है, सॉरी, ठीक है, तो वो आपका वीज़े का स्टेटस कन्वर्ट हो सकता है। हम्म। हाँ, ये एक ऑप्शन अच्छा है जॉब वाली, बिल्कुल। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। सर, दिस थैंक यू डज सो दिस मच कोर्स सर। इंक्लूड सीआरए कंपनी? जी जी जी, आप कर लें, सॉरी, सर। मुझे लगा कि क्वेश्चन एड्रेस हो गए। हाँ हाँ, नहीं वो हमने आंसर कर दी सर। डज दिस कोर्स इंक्लूड सीआरए कंपनी फॉर्मेशन? हाँ जी, ये भी इंक्लूड होगा। और पेरोल थिंग्स रेलिवेंट टू सीआरए नहीं, ये फिजान साहब का पेरोल नहीं होगा फिजान साहब, लेकिन इनफॉर्म कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगा। दानियाल सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है, ओके। सर, जिस तरह से यूएस में डबल एक क्वेश्चन है, जिस तरह से यूएस में एनरोल्ड एजेंट का एग्जाम होता है, इस तरह कनाडा टैक्सेशन का कौन सा एग्जाम होता है? सीपी है यहाँ पे, और इस तरह का कोर्स नहीं है कोई भी। डू यू कवर कॉर्पोरेट टैक्स? यस। एलएलसी कॉर्पोरेट टैक्स, एलएलसी यहाँ पे नहीं कहते, इसको सिंपल कॉर्पोरेशन कहते हैं जी, उसकी फॉर्मेशन होगी। और ये क्वेश्चन था सलमान साहब का। अच्छा, ट्रिपल ए का क्वेश्चन है, सॉरी डबल ए क्वेश्चन है। कैन वी फाइल अ रिटर्न डायरेक्टली इनटू द सीआरए पोर्टल ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, और वी विल बी नीडिंग एनी ई फिन और पीटिन? सीआरए की देखें, ये बात जो है ना, क्लैरिटी हो जाए इसमें कि ये पाकिस्तानी वाला स्टाइल नहीं है यहाँ पे, जिसमें आप जाके वहाँ पे पोर्टल पे अपने डाटा डाल के रिटर्न सबमिट कर देती हैं। सीआरए में भी है कुछ एक और फीचर है, लेकिन सिर्फ वो माइनर सी है, सिर्फ कोई अगर आपने एक दो फिगर्स चेंज करनी है, पूरी रिटर्न फाइल करने की ऑप्शन नहीं है। वो हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर को, जो अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर हैं सीआरए के, उनके थ्रू करें। इसलिए तो यू फाइल, टर्बो टैक्स, टैक्स प्रेप, टैक्स साइकिल, इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं कर सकते सीआरए के पोर्टल पे, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, चाहे वेब बेस्ड हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे कुछ भी हो। और वी विल बी नीडिंग ईफिन। ईफिन नहीं होता, उसे कहते हैं टैक्स फाइलिंग नंबर। और पीटिन जो है वो यूएस का होता है, तो पीटिन नहीं चाहिए होता आपको वहाँ पे, सिर्फ ई फाइलिंग नंबर चाहिए होता है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना, अदरवाइज आप पेपर फाइल भी करवा सकते हैं। निदा कुरैशी, वुमेन के लिए ये फील्ड कैसी है? जी मिस, बहुत सारी खवातीन भी अब इस फील्ड में आने लगी हैं। वुमेन के लिए सिर्फ ये है,
प्रॉब्लम थोड़ा सा कि इसकी जो टाइमिंग होती है वो नॉर्मली कनाडा के साथ आपने मैच करनी होती है। अगर खवातीन जो हैं वो कोई घरेलू मामला तो उनके इस तरह से नहीं है कि वो घर को मैनेज कर रही हैं, तो वो कर सकती हैं इसको, लेकिन इसकी टाइमिंग डिफरेंट है, शाम 4 से रात 1 बजे तक नॉर्मली, कभी 5 से 2 या 6 से 3, डिपेंड करता है फर्म के ऊपर। तो मोस्टली 5 to 2 और 4 to 1 ये टाइमिंग्स होती हैं। तो अगर आप ये टाइम मैनेज कर सकती हैं तो आप ये जॉब कर सकती हैं। मेंशन टॉपिक फॉर टुमारो क्लास उसको बाद में देखते हैं। ये जो क्लास टॉपिक है वो आपको तभी देगा जब भी टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड हो जाएंगे, आपको एक कोर्स आउटलाइन दे दी जाएगी। उसमें टुमारो क्लास नहीं बल्कि पूरी क्लासेस की सर वो हम जो कोर्स आउटलाइन हमने डिफाइन किया था वो हम दे देंगे। शान साहब हैं जिन्होंने हैंड रेस किया, प्लीज प्लीज आप बोलिएगा सर। जी शान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे कि दूसरे कोर्सेज भी ऑफर किए जा रहे हैं जिसमें यूके का टैक्स है या यूएई है, यूएसए है, तो हम्म मेरा सवाल या मैं इस पे मज़ीद थोड़ी सी क्लैरिटी या अपनी अंडरस्टैंडिंग इन्हांस करना चाहूँगा जी कि जी। कैरियर वाइज या इनकम वाइज या प्रोस्पेक्ट इन तीनों चारों में किसके आपके ख्याल में बेहतर है या किस में ज़्यादा पोटेंशियल है पोस्ट कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, या क्या अच्छा। क्या हम्म। फ़र्क मतलब डिफरेंस है ना प्रोफेशनली, क्या बेहतर है या क्या डिफरेंस है ना क्रिएट करता है ये तीनों चारों जो कोर्सेज है ना अवेलेबल हैं। और देखिए यूके जो है ना वो बहुत पुराना है, ठीक बहुत है। पहले से फार्म्स हैं यूके की पाकिस्तान के अंदर, और बहुत सारे लोगों ने एसीसी किया है वो जो रेलिवेंट फील्ड है उनकी, और वो इस फर्म्स में काम भी कर रहे हैं टैक्सेशन के अंदर फील्ड में भी। तो कनाडा और यूएसए अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, ठीक है। तो इसमें और फर्दर अभी फर्म्स आएंगी और बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग अपनी फर्म्स बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आगे बढ़ने की, ग्रो करने की ज़्यादा। आप समझ सकते हैं कि एक होता है कि इंडस्ट्रीज पूरी डेवलप हो जाए, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो टॉप पे जा चुके हैं। अब कोई नया बंदा अगर बीच में जाता है तो उसको ऊपर जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि ये यूएस और कनाडा अभी उस तरह से बहुत ज्यादा स्टैब्लिश नहीं हो अभी हुई, अभी ये ग्रो कर रही हैं बहुत तेजी के साथ, ठीक है। तो इसमें चांसेस है कि अगर आप जंप इन करते हैं तो एक तो कनाडा का बेनिफिट ये है कि कनाडा के साथ ही क्रॉस बॉर्डर यूएसए है, तो आप यूएसए का भी करके कोर्स आप क्रॉस बॉर्डर टैक्स अकाउंटेंट बन सकते हैं, जिसमें आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं कनाडा से, यूके से ज्यादा। क्योंकि अब यूके की फर्म्स भी कुछ ऐसी हैं जो कि यूएसए और कनाडा में भी फर्म्स ओपन कर रही हैं अपने वहाँ पे प्रोफेशनल्स को हायर करके। और दूसरा इसमें सिग्निफिकेंट जो एक चीज़ है शान साहब, वो है आपका मार्केट शेयर, ठीक है। यूके की मार्केट जो है वो आपको पता है बहुत छोटी है, ठीक है। और मैं हम्म अगर सिर्फ इस्लामाबाद के हवाले से बात करूं, जिस तरह जेफरी साहब ने भी कहा कि ये बहुत पुराना है, तो इस्लामाबाद में मोर देन 97 फार्म्स हैं जो यूके में सर्विसेज दे रही हैं, बीपीओज की मैं बात कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड, ठीक है। तो वो बिल्कुल इसमें एक 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 चीज़ ये भी है कि आपका यूएसए और कनाडा जो है ये अभी ग्रोइंग मार्केट है, और दूसरा नंबर ये है कि इसमें मार्केट साइज बहुत बड़ा है। अगर मैं हम्म यूएसए की स्पेसिफिकली बात करूं तो अबाउट 160-170 मिलियन रिटर्न जो है वो इस साल फाइल होंगे आपके, बिकॉज 2023 के स्टैट्स जो है वो 130 मिलियन के थे, यू कैन क्रॉस वेरीफाई, ठीक है। और उसमें से मेजर काम जो है वो आउटसोर्सिंग के थ्रू हो रहा होता है। हम तो अभी आप कह लें कि एक मूंगफली की बोरी में से ना जो आप एक मुट्ठी भर के निकाल लें, हम इतना शेयर ले रहे हैं, बाकी सब इंडिया के पास है। इंडिया में बहुत हम्म बड़े बड़े जाइंट बीपीओज हैं जो ये आउटसोर्सिंग के थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी अब ये ट्रेंड हो गया है, बीपीओज बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो आपको बीपीओज के साथ भी हम्म काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और लाइक वाइज जो है वो आपको डायरेक्ट सीपीए के साथ भी। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने अपने स्किल सेट को इन्हांस कितना किया है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा मज़ीद इसमें आपसे आपसे सर कथा कलामी करूँगा या मज़ीद है ना वो करूँगा कि भाई अगर दूसरे कंट्रीज़ के टैक्स फाइलिंग्स से कंपेयर किया जाए कनाडा के टैक्स फाइलिंग्स के लिए, तो क्या दोनों का पे स्केल या दोनों की जो फी स्ट्रक्चर है उसमें कितना फ़र्क है या सेम है या कितना फ़र्क है? लेट्स सपोज अगर यूएसए में अगर $1 है तो कनाडा में भी $1 ही है या कनाडा का पे स्केल ज़्यादा है?
और दूसरा ये है कि व्हाट आई एम हियरिंग इज के कनाडा के इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस इतने अच्छे नहीं हैं या इतने फेवरेबल नहीं है, या तो ऐसे कुछ नेगेटिव इंडिकेटर्स है ना सामने नज़र आ रहे हैं, या पब्लिक में और चीज़ें ये सुनने में आ रही है, तो ये खान भाई, कितनी। हमारे से, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे से बहुत अच्छे हालात हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की है ना, तो देखिए हमारा भी हर साल फाइनेंस बिल जो है वो अप्रूव होता है, ठीक है। हमारे भी जी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है, लेकिन अगर स्टेट कहती है कि मैंने 1300 खरब रुपया जो है वो टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है, तो वो जी करती है, ठीक ओके। है। तो ये हमारे से उनके हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा, अच्छे ऐसा हैं। नहीं होता, ऐसा नहीं होता जैसे हमारे यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब मुल्की हालात जब अप्स एंड डाउन होते हैं तो टैक्स फाइलिंग के कल्चर का भी फर्क पड़ता है, तो वहाँ ऐसा नहीं है, आप निशान ये भाई, नहीं, कहना हमारा ऐसा तो वहाँ एक ऐसा जो नहीं। कल्चर के अंदर, सॉरी जेफरी भाई मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, हमारा तो जो जी टैक्स कल्चर है ना उसके अंदर जो एक मेजर रोल है वो आईएमएफ को आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है। जी जब तक हम आईएमएफ से इंडिपेंडेंस नहीं ना ले लेते, ठीक है, तो हमारा टैक्स सिस्टम ना तो कोई उसमें ईज होने वाली है टैक्स पेयर के लिए, ठीक है, ना ही हमारा टैक्स सिस्टम जो है वो इटसेल्फ ओवरऑल बात की जाए तो उसमें कोई फैसिलिटेशन वाला फैक्टर नहीं आने वाला, ठीक है। यहाँ पे एक ही गन्ना है, उसको निचोड़ी जाओ, उसमें से रस निकाली जाओ, ये चलता रहेगा सिलसिला भाई, ठीक है। आईएमएफ से, सॉरी सॉरी, ओके। तो हमारे टैक्स सिस्टम का जो कॉम्प्लेक्स होने की एक रीज़न है ना, वो ये आईएमएफ का है। और हमारे यहाँ भी अभी आप देखें कि जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। उसकी वजह जैसे आपने खुद कहा अभी, ये इकोनॉमिक कंडीशंस तो मैटर करती हैं। ऑब्वियसली आपके पास बाकी इंडस्ट्रीज बिजनेसेस उस तरह से टैक्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो जो स्टेट की लाइबिलिटीज़ हैं वो उन्होंने भी पे करनी है। अगर हमने वो आईएमएफ की एक किस्त ही देनी है तो वो हमने टैक्स का वो हमने कहाँ से करना है, वो हमने टैक्स कलेक्शन से ही करना है। और अभी हमारा टैक्स सिस्टम जो है वो सारी उसकी रेगुलेशन या आप जो भी कह लें फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलके उसको आईएमएफ रेगुलेट कर रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तानी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं या जी एफबीआर जी है वो बिल्कुल इटसेल्फ उसको डिजाइन करता है। ये डिजाइन भी जी आईएमएफ का किया गया है कि भाई कौन कौन से सेक्टर हैं, किस सेक्टर से आपने कितना लेना है, ठीक है। जी एग्रीकल्चर इनकम आज तक हमारे यहाँ एग्जाम्प्ट थी, हमारा मेजर इकोनॉमी जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक जी है। अब नहीं लेकिन है। अभी इन्होंने जो है वो आपको एग्रीकल्चर इनकम को भी टैक्सेबल कर दिया, ठीक है। वो फेडरल नहीं लेती, लेकिन अगर प्रोविंशियल भी वो कलेक्शन करेंगी, ठीक है। आप अभी जरा स्लैब्स उसके पढ़ के देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि एग्रीकल्चर के ऊपर इन्होंने कितना टैक्स लगाया है। तो वो जी 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 टैक्स जो है वो एफबीआर ने नहीं लगाया, एफबीआर तो एक फेस है, लेकिन बैक एंड पे जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसकी वजह जो है वो आप समझ गए होंगे। जी बिल्कुल ओके। और और वैसे भी शान भाई, यहाँ पे ये कहना चाहूंगा लास्ट पे कि देखिए, अगर आपके पास स्किल सेट्स हैं, रिगार्डलेस कि देखिए, बात ये है कि कनाडा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जिन्हें जॉब नहीं मिल रही, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मुझे आज भी यहाँ बैठे बहुत सारी फर्म्स ये कहती हैं कि आप किस तरह से भी कनाडा आ जाएं, हम आपको जॉब दे देंगे, आप हमारे साथ मिलकर फर्म चलाएं। हम्म ठीक है। तो मकसद ये है कि अगर आपके स्किल सेट्स हैं, अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, अगर आप वो चीज़ें कर सकती हैं जिसकी डिमांड है मार्केट में, तो आप चाहे जंग लगी हो एक साइड पे, आप अच्छे पैसे कमा रहे हो। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि आप जो हैं वो कितने कैपेबल हैं, आपके पास स्किल सेट्स कौन सी हैं, इस पे बहुत ज्यादा चीज बेस करती है। अच्छा, ये उस पर वादा नहीं किया दोनों मार्केट्स के बारे में, यानी कि यूएसए यूके या कनाडा के कौन सा ज्यादा पेइंग यूएसए, मार्केट है, ज्यादा यूएसए, ज्यादा यूएसए, कौन सा, यूएसए सबसे बड़ी मार्केट जो है वो यूएसए है, ठीक है। और पे यूएसए स्केल भी ज्यादा, पे स्केल भी वहीं का ज्यादा है। जी बिल्कुल वहीं का ज्यादा है, ओके पे ओके। स्केल भी अच्छा, और वहीं का। ये कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। नहीं, कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। हमारे पास जो ऐसे लोग भी आते हैं इन्हीं कोर्सेज के अंदर, फॉर एग्जांपल जिनका अकाउंटिंग का, फाइनेंस का, कॉमर्स का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, और इसमें जो कोर्स की हमारी एग्जीक्यूशन होती है वो भी हम बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जाते हैं। हमने सबको इक्वली ट्रीट करना है। अगर उसमें एक अकाउंटेंट बैठा है, दो वो उसको चीज़ें जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है, समझ लेता है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, किसी स्टेटमेंट के ऊपर, किसी फ्रेज के ऊपर जोर दिया जा रहा है, तो उसकी वजह ये है कि जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाला बंदा बैठा है, हमने उसके साथ भी कमिटमेंट की और हमने उसको भी सिखाना है। हम्म। तो ये और कि इवेंचुअली पोस्ट जो चीज कोर्स, मैटर करती है वो आपका स्किल सेट ही है। ओके ओके, मतलब ये है कि आप ये कोर्स करने के बाद
आपका रिलेवेंट, आपके पास क्वालिफिकेशन है नहीं है, वहाँ की लोकल क्वालिफिकेशन है नहीं है, बट आपके लिए कोई प्रैक्टिस करना कोई मुश्किल नहीं है, सर्विस देना कोई मुश्किल नहीं है। जी मुश्किल नहीं है, अगर आपको प्रैक्टिकली काम आता है तो आप कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली भी लोग काम कर रहे हैं। फर्म वाला क्राइटेरिया तो एक सेपरेट है, और इनफैक्ट मैं काइंड ऑफ इनकरेज करता हूँ, वो चाहे हमारा यूके का कोर्स हो, यूएई का हो, यूएसए का हो, कनाडा का हो, कि अगर आपको फर्म में अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी बीपीओ सेटअप में जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू काम कर रहे होते हैं, अगर आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इवन दो अगर वो आपको एज कम्पेयर टू कि अगर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करें और उसमें आप ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन आपको फिर भी फर्म के साथ 1-2 सीजन जरूर लगाने चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपको रियल आप टाइम पॉलिश हो क्लाइंट्स के ऊपर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप पॉलिश हो जाते हैं। मिल जाते यहाँ पे इधर पाकिस्तान में फर्म जी मिल पाकिस्तान में जाएंगी? फर्म्स है ना। अब अच्छा, आपके जो ट्रेनर हैं वो भी ऑब्वियसली पाकिस्तान थे, अभी तो वो एक रिमोटली उनका जो है वो ओके, कनेक्शन है सीपीए फर्म के साथ। इससे पहले वो यहाँ पे फिजिकल ऑफिस में भी जॉब करते रहे हैं, फार्म्स ऑपरेट कर रही ओके। हैं पाकिस्तान में। अच्छा, तो ये कनाडा के टैक्स लॉज भी इसमें है ना पढ़ाए जाएंगे, इसमें कोर्स में आउटलाइन में शामिल है? रेगुलेशन पे हमारा कम जी फोकस जी होता है, अगरचे जो जरूरी होती हैं वो जरूर करवाते हैं। ये दिस इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल नेचर कोर्स है। ओके, 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 थैंक यू। थैंक यू जी। एनीवन एल्स जिसकी कोई क्यूरी हो, अदरवाइज हम सेशन को रैप अप करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे बकायदा मुलाकात होगी और हम अपनी क्लासेस का बकायदा आगाज करेंगे। दिस इज आवर सर ट्रेडिशनल। टाइमिंग्स जो होंगी वो 9 PM होंगी, ये भी बता दीजिएगा सबको। और सैटरडे संडे बस जी होंगी जी जी सर, क्लासेस। ऐसे ही है, 9 PM पे क्लास होगी। आई गेस सर किसी और का क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच जेफरी साहब, आपने टाइम दिया, और थैंक यू सो थैंक यू मच सर। पार्टिसिपेंट्स के, आप हमारे साथ इतनी देर जुड़े रहे और सब्र तम्मुल के साथ हमें सुना। आई होप कि जो आप लोगों की क्यूरीज थी इस कोर्स को लेके वो भी एड्रेस हो गई होंगी, और इंशाल्लाह आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। यही हमारी कोशिश होती है, और इसमें बाकायदा फीडबैक सेशंस भी होते हैं। हमें जो चीज़ काइंड ऑफ डिस्टिंक्टिव बनाती है वो एक तो डिलीवरी है ही डेफिनेटली, लेकिन उससे भी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर जेफरी साहब ने भी बात की, मैं भी एट द एंड इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, कि जो आफ्टर सपोर्ट का मैकेनिज्म है वो हमारा बहुत अच्छा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिफरेंट स्टूडेंट से आप डिफरेंट जो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं आप वहाँ पे जाके जो है ना स्टूडेंट फीडबैक से देख भी सकते हैं। दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ कि हमने आपके साथ जो 3 महीने के साथ ये आपका कोर्स है तो हमने आपके साथ उतनी देर ही जुड़े रहना है। ठीक है, जबकि प्रैक्टिकली आप काम कर रहे होंगे, चाहे इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में चाहे किसी फर्म के साथ, अगर आप किसी ऐसे सिनेरियो में स्टक हो जाते हैं जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो यू गाइस कैन अप्रोच अस, उसमें हम आपको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे। और जहाँ तक बात है इंटर्नशिप की या जॉब प्लेसमेंट के हवाले से, तो उसमें दिस इज़ नॉट आवर कमिटमेंट, लेकिन ऐसा है कि चूंकि फर्म्स जानती हैं, हमें बहुत ज़्यादा फर्म्स अप्रोच कर रही होती हैं, बीपीओ सेटअप वाले अप्रोच कर रहे होते हैं जो लोग ये इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम ये ट्रेनिंग करवाते हैं, एंड दे नो कि आप लोगों को भी पता होगा कि आपके पास कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, आप हमें पॉलिश रिसोर्सेज दे दें। ठीक है, तो उसमें यह है कि ऑब्वियसली हम अपने स्टूडेंट्स को ही रिकमेंड करते हैं, और उसमें भी जो इक्वालिटी वाला फैक्टर है वो रहता है। जितना अच्छा आपने सीखा होगा उतना हमारे लिए आसानी होगी कि हम आपको पिच कर सकें आगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह अगले सैटरडे को मुलाकात होगी। टिल देन अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। वंस अगेन थैंक यू नसीर भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सैटरडे को मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।